स्मार्ट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 मानव बस्ती का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय पर आधारित हमारी नई ई बुक भी प्रकाशित हो चुकी है। जो विद्यार्थी विस्तृत, सरल और परीक्षानुमुख सामग्री चाहते हैं वे इसे खरीद सकते हैं। खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर तुरंत परचेज कर लें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अब चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, भारत की बस्तियां। उन छोटी छोटी झोपड़ियों से लेकर उन विशाल महानगरों तक जिन्हें लाखों करोड़ों लोग अपना घर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हमारे घर, हमारे गांव, हमारे शहर, इनका डिजाइन और इनकी लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे भूगोल, इतिहास और हमारी संस्कृति की एक पूरी कहानी छिपी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मानव बस्ती आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सीधी सी भाषा में ये घरों का कोई भी समूह है, चाहे वो एक अकेली झोपड़ी हो या एक बहुत बड़ा शहर जहां इंसान रहते हैं। बस यही हमारी पूरी बातचीत का बेसिस है। चलिए अब समझते हैं भारत में बस्तियों के दो सबसे बुनियादी रूपों के बीच का फर्क, यानी ग्रामीण और शहरी, गांव और शहर। तो यहां फर्क क्या है? देखिए, गांव की दुनिया ज्यादातर खेती बाड़ी या उससे जुड़े कामों के इर्द गिर्द घूमती है। यहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और लोगों के बीच सामाजिक रिश्ते अक्सर काफी गहरे होते हैं। दूसरी तरफ है शहर, जो इंडस्ट्री और सर्विसेज के बड़े सेंटर हैं। यहां जिंदगी तेज है और रिश्ते अक्सर ज्यादा फॉर्मल होते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सारे गांव एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में माहौल और संस्कृति के हिसाब से गांवों के भी कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। नाम से ही साफ है, गुच्छे की तरह, मतलब घर एकदम पास पास एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ऐसा पैटर्न अक्सर उपजाऊ मैदानों में दिखता है, जहां लोग या तो सुरक्षा के लिए या फिर पानी जैसे जरूरी संसाधनों के पास एक साथ रहते हैं। फिर आते हैं अर्ध गुच्छित बस्तियां। यहां क्या होता है कि एक बड़ा गांव किसी वजह से, शायद समाज के बंटवारे के चलते, थोड़ा बिखर जाता है। एक मेन गांव होता है और उससे थोड़ी दूरी पर कुछ और घर बस जाते हैं। ये गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में काफी आम है। और ये वाला तो और भी दिलचस्प है, पल्लीकृत बस्तियां। ये फिजिकली तो कई अलग अलग हिस्सों में बटी होती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उन सभी का नाम एक ही होता है। इन्हें स्थानीय तौर पर पन्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे नामों से जाना जाता है। और आखिर में है परिक्षिप्त, यानी बिखरी हुई बस्तियां। जैसा नाम वैसा काम। ये दूर दराज के जंगलों या मुश्किल पहाड़ी ढलानों पर मिलती हैं, जहां एक झोपड़ी यहां तो दूसरी काफी दूर। जाहिर है, क्योंकि वहां जमीन ही ऐसी होती है। तो ये तो हुई गांवों की कहानी। अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शहरों के विकास की कहानी क्या रही है। मोटे तौर पर देखें तो भारत में शहरों के विकास को हम 3 अलग अलग दौर में बांट सकते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और हर दौर ने हमारे शहरी ताने बाने पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। जैसे प्राचीन काल में वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे शहर धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र बनकर उभरे। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहर बड़ी बड़ी सल्तनतों की राजधानियां बने। और आधुनिक दौर में अंग्रेजों ने मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों को व्यापार के लिए विकसित किया। और आजादी के बाद जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर भी बने। चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं। आज भारत में हजारों शहर हैं, तो भाई इतने सारे शहरों को समझे कैसे? इसका एक तरीका है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर। देखते हैं कैसे। शहरों को बांटने का सबसे सीधा और आसान तरीका है उनकी आबादी के हिसाब से, मतलब उनके साइज के आधार पर। तो देखिए, कोई भी शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है उसे प्रथम वर्ग का नगर माना जाता है। और मजे की बात यह है कि भारत की लगभग 7% शहरी आबादी इन्हीं शहरों में रहती है। अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। जब किसी शहर की आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है तो उसे महानगर का दर्जा मिलता है। ये हमारे बड़े और कॉम्प्लेक्स शहरी केंद्र हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं मेगा नगर, जिनकी आबादी 50 लाख से भी कहीं ज्यादा होती है। ये हमारे देश के सबसे विशाल शहरी समूह हैं। आज भारत में 6 मेगा नगर हैं: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई,
बेंगलुरु और हैदराबाद। और इन सब में सबसे बड़ा है ग्रेटर मुंबई, जहां 1.84 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए जरा। लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होता है ना। हर शहर का अपना एक व्यक्तित्व भी होता है, एक खास काम होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। तो चलिए अब शहरों को उनके काम के हिसाब से समझते हैं। और यहां साफ दिखता है कि शहर कितने तरह के हो सकते हैं। कुछ शहर प्रशासनिक केंद्र हैं, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली। कुछ जमशेदपुर की तरह पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल शहर हैं। कुछ मुंबई जैसे ट्रांसपोर्ट के बड़े हब हैं। तो वहीं वाराणसी जैसे शहर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। हर शहर की अपनी एक खासियत है। तो हमने अतीत देख लिया, वर्तमान को समझ लिया। अब सवाल ये है कि भविष्य कैसा होगा। भारत के शहरीकरण का अगला अध्याय क्या होने वाला है। भविष्य की दिशा हमें स्मार्ट सिटी मिशन में दिखती है। इसका सीधा सा मकसद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों के लिए बेहतर जिंदगी, साफ सुथरा माहौल और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इसका मतलब है बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी और बिजली जैसे संसाधनों का कुशल प्रबंधन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खास ध्यान देना। लक्ष्य ऐसे शहर बनाना है जो न केवल तकनीकी रूप से एडवांस हों, बल्कि रहने के लिहाज से भी बेहतरीन हो। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे शहर ज्यादा डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी से लैस हो रहे हैं, तो आने वाले कल में सबसे ज्यादा क्या मायने रखेगा? ये एडवांस्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी या फिर वो इंसानी जुड़ाव जो हमेशा से किसी भी बस्ती की जान रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचा है कि हमारे शहर और गांव बिल्कुल वैसे ही क्यों बने हैं जैसे वो आज हैं? आज हम मानव बस्तियों की इसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े मेगा सिटीज तक हम उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान एक साथ कैसे और क्यों रहते हैं। तो चलिए इस सफर पर एक साथ निकलते हैं। जरा अपने आसपास की गली, मोहल्ले या शहर के बारे में सोचिए। घर ऐसे ही क्यों बने हैं? बाजार ठीक उसी जगह पर क्यों हैं? असल में यही सवाल कि हमारी बस्तियां वैसी क्यों दिखती हैं जैसी वे हैं, हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। इस पहले हिस्से में हम एक तरह से नींव रखेंगे। ये समझेंगे कि असल में एक बस्ती होती क्या है और इसके सबसे बुनियादी रूप कौन-कौन से हैं। तो मानव बस्ती आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत आसान है। ये घरों का कोई भी समूह है जहां इंसान रहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है। किसी दूर दराज के जंगल में कुछ झोपड़ियां हों या किसी बड़े शहर की ऊंची ऊंची इमारतें। ये सीधी सरल सी परिभाषा ही हमारी पूरी चर्चा का शुरुआती बिंदु है। तो गांव और शहर के बीच का असली फर्क सिर्फ साइज का नहीं है, बल्कि उनके काम करने के तरीके, उनके इकोनॉमिक डीएनए का है। ग्रामीण बस्तियां कह सकते हैं कि हमारी फूड सप्लाई की रीढ़ हैं, जो खेतीबाड़ी जैसी प्राइमरी एक्टिविटीज पर चलती हैं। वहीं दूसरी ओर शहरी बस्तियां इंडस्ट्री और सर्विसेज का इंजन हैं, जहां चीजें बनती हैं और सेवाएं दी जाती हैं। यही वो बुनियादी अंतर है जो बाकी सब कुछ तय करता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। हम भारत की ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग नज़ारों पर जूम इन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे दिखते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों को हम मोटे तौर पर 4 तरह से देख सकते हैं, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि ऐतिहासिक सुरक्षा की जरूरतों की कहानी बताती हैं, जो हर बस्ती को उसका एक अलग आकार देती हैं। तो पहला प्रकार है गुच्छित बस्तियां। यहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं। मतलब एक ऐसा गांव जहां हर पड़ोसी बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये बनावट अक्सर सुरक्षा की जरूरत से बनती है, या तब बनती है जब पानी का कोई सोर्स जैसी कोई जरूरी चीज लोगों को एक साथ खींच लाती है। अच्छा, अर्धगुच्छित बस्तियां तब बनती हैं जब कोई समूह एक बड़े गुच्छित गांव से थोड़ा अलग हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मुख्य गांव के चारों ओर एक सैटेलाइट टाउन बस गया हो। ऐसा अक्सर सामाजिक कारणों से होता है, जहां समुदाय का एक हिस्सा थोड़ी दूरी पर तो बस जाता है, लेकिन फिर भी वो गांव के केंद्र से जुड़ा रहता है। अब देखिए, पल्ली बस्तियों के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनकी बनावट। ये फिजिकली तो कई अलग अलग हिस्सों में बटी होती हैं, लेकिन और यही सबसे अहम है, इन सब का नाम एक ही होता है। इन्हें लोकल भाषा में पान्ना, पाड़ा या ढाणी भी कहते हैं।
ये बनावट अक्सर एक ऐसी सोशल व्यवस्था को दिखाती है जहां अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हुए भी एक ही गांव की पहचान बनाए रखते हैं। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। ये कह सकते हैं अलगाव का सबसे एक्सट्रीम रूप है, जहां अलग-अलग झोपड़ियां या घर पूरे लैंडस्केप में बिखरे हुए होते हैं। ये आमतौर पर मुश्किल इलाकों में मिलती हैं, जैसे खड़ी पहाड़ियां या घने जंगल, जहां प्रकृति ही तय करती है कि कौन कितना पास रह सकता है। तो ये तो हुई ग्रामीण भारत की तस्वीर। अब हम शहरों की हलचल भरी दुनिया की ओर रुख करते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग दौर में भारत के शहरी केंद्र कैसे विकसित हुए। भारत के शहरों का इतिहास बहुत गहरा और कई परतों वाला है। प्राचीन काल में वाराणसी जैसे शहर एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरे। मध्य युग में दिल्ली जैसी जगहें ताकतवर साम्राज्यों की राजधानियां बनी, और फिर आधुनिक युग में जमशेदपुर और चंडीगढ़ जैसे शहरों को इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के इंजन के रूप में खास तौर पर डिजाइन किया गया। हर युग ने शहरी नक्शे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन सारे शहर एक जैसे नहीं होते, है ना? हम एक बड़े शहर और एक विशाल महानगर के बीच फर्क कैसे करते हैं? तो चलिए अब आधुनिक शहरों की इस हायरार्की को समझते हैं, जो उनकी आबादी और उनके विशाल आकार पर आधारित है। भारत के शहरी पदानुक्रम ने पहला जरूरी पड़ाव आता है 1 लाख की आबादी का आंकड़ा। जैसे ही कोई बस्ती इस सीमा को पार करती है, उसे क्लास 1 सिटी या प्रथम श्रेणी का शहर का दर्जा मिल जाता है। कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां से शहर की असली रफ्तार शुरू होती है। अगला लेवल है महानगर यानी मेट्रोपोलिस। यहां हम बात कर रहे हैं 10 लाख से 50 लाख लोगों की आबादी की। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। एक महानगर सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स शहरी इकोसिस्टम है जहां तरह तरह की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। और इस हायरार्की के शिखर पर है मेगा सिटी, एक शहरी दानव जिसकी आबादी 50 लाख से भी ज्यादा है। ये हमारे देश के पावर हाउस हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के केंद्र होते हैं। ये स्लाइड भारत के मेगा सिटीज के जबरदस्त पैमाने को दिखाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ग्रेटर मुंबई 1.84 करोड़ की आबादी के साथ सबसे आगे है, और दिल्ली और कोलकाता भी ठीक पीछे हैं। सच कहूं तो ये संख्याएं दिमाग चकरा देती हैं और दिखाती हैं कि इन शहरी केंद्रों में कितनी बड़ी आबादी रहती है। लेकिन शहरों की कहानी सिर्फ आबादी के आंकड़ों में नहीं है। चलिए अब इन नंबर्स से आगे बढ़कर उन खास भूमिकाओं को समझते हैं जो हर शहर को उसका एक अलग चरित्र और पहचान देती हैं। असल में शहरों के भी अपने अपने पेशे होते हैं। जैसे दिल्ली देश का एडमिनिस्ट्रेटिव दिल है, जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, और शिमला पर्यटन पर जीता है। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमें हर शहर की अनूठी पर्सनैलिटी और उसके मकसद को समझने में मदद करता है। तो अब तक की सारी पड़ताल के बाद चलिए अपनी नज़र आज और आने वाले कल पर डालते हैं। आज भारत का शहरी नज़ारा कैसा दिखता है और ये किस दिशा में बढ़ रहा है? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की 31.16% आबादी शहरी इलाकों में रहती थी। इसका सीधा मतलब है कि लगभग हर 3 में से एक भारतीय एक शहर में रहता था, और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जो एक शहरीकृत देश की ओर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इस तेज शहरी विकास को सही ढंग से मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इसका लक्ष्य सिर्फ बड़े शहर बनाना नहीं, बल्कि बेहतर शहर बनाना है। ऐसे शहर जहां बुनियादी ढांचा मजबूत हो, पर्यावरण टिकाऊ हो और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो। और हम इसी सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। जैसे जैसे हमारे शहर लगातार बढ़ रहे हैं, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये विकास सभी के लिए एक बेहतर, टिकाऊ और समावेशी भविष्य बनाए? यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। कभी सोचा है कि हम जहां रहते हैं वो जगह हैं, चाहे वो छोटे छोटे गांव हों या फिर बड़े बड़े शहर, ये सब अपने आप में एक कहानी कहती हैं। आज हम भारत की इसी कहानी को समझने वाले हैं कि यहाँ बस्तियां कैसे बसती हैं और वक्त के साथ कैसे बदल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। मानव बस्ती आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां इंसान एक साथ मिलकर रहते हैं। ये एक अकेली झोपड़ी भी हो सकती है और गगनचुंबी इमारतों का एक पूरा जंगल भी। अब देखिए, गांव और शहर में एक बहुत ही बुनियादी फर्क होता है। गांव की जिंदगी जमीन से जुड़ी है, मतलब वहां की इकोनॉमी खेती बाड़ी जैसी चीजों पर चलती है। वहीं दूसरी तरफ शहर का ताना बाना बुना जाता है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से। तो अब गांव की तरफ चलते हैं और एक बात साफ कर दें, भारत का हर गांव
एक जैसा नहीं होता। यहाँ बस्तियां अलग अलग पैटर्न में बसी हुई हैं और हर पैटर्न के पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है। मोटे तौर पर इन्हें 4 तरह से बांटा जा सकता है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त। इन सब पर वहां की जमीन, पानी की मौजूदगी और यहां तक कि समाज की बनावट का भी असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गुच्छित बस्तियों की। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक गुच्छे की तरह। ये आपको भारत के उपजाऊ मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिलेगा। फिर आती हैं पल्लीकृत बस्तियां। ये वाला पैटर्न बड़ा दिलचस्प है। इसमें होता यह है कि गांव कई छोटे छोटे हिस्सों में या टोलों में बटा होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सभी का नाम एक ही होता है। और आखिर में आते हैं परिक्षिप्त या बिखरे हुए गांव। जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ घर दूर दूर तक फैले होते हैं। एक घर यहाँ तो दूसरा शायद किसी पहाड़ी या खेत के उस पार। तो ये तो हुई गांव की बात। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शहरों का रुख करते हैं। भारत में शहरों का इतिहास कोई नया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। भारत में शहरों के इस सफर को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं और हर दौर में शहरों के बनने की वजह अलग अलग रही। जैसे प्राचीन काल के शहर, ये अक्सर धर्म और संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे। सबसे अच्छा उदाहरण है वाराणसी, जो हजारों सालों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी रही है। फिर आया मध्यकाल और इस दौर में दिल्ली जैसे शहर ताकत और प्रशासन के बड़े केंद्र बनकर उभरे। ये राजाओं और सल्तनतों के मुख्यालय हुआ करते थे। और फिर आया आधुनिक दौर, जो अपने साथ लाया जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर। इन्हें पूरी तरह से प्लानिंग के साथ इंडस्ट्री के इर्द गिर्द बसाया गया। ठीक है, तो आज के ज़माने के इन बड़े बड़े और जटिल शहरों को हम कैसे समझें? इन्हें कैटेगराइज करने के मतलब बांटने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत सीधा साधा है, आबादी के हिसाब से। अगर आबादी 1 लाख से ज्यादा है तो वो नगर, 10 से 50 लाख के बीच है तो महानगर, और अगर 50 लाख से भी ज्यादा हो गई तो वो बन जाता है एक मेगा नगर। और इस स्केल को समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए। बृहन मुंबई, यहां 1,84,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दूसरा तरीका है शहरों को उनके काम के हिसाब से देखना, मतलब शहर की पहचान क्या है। जैसे चंडीगढ़ को हम एक प्रशासनिक शहर के तौर पर जानते हैं, भिलाई को एक औद्योगिक शहर के तौर पर, और शिमला को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझने वाली है, कोई भी शहर शायद ही सिर्फ एक काम करता है। वक्त के साथ साथ शहर एक ही वक्त पर कई भूमिकाएं निभाने लगते हैं, मतलब मल्टी फंक्शनल हो जाते हैं। तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं आज के दौर पर और भविष्य पर। भारत का शहरी भविष्य कैसा होने वाला है? डेटा क्या कहता है? 2011 की जनगणना को देखें तो भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में रहती थी, और ये आंकड़ा तब से बहुत तेजी से बढ़ा है। ये दिखाता है कि भारत में गांव से शहरों की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और भविष्य की इसी तस्वीर को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी मिशन को लाया गया। इसका मकसद क्या है? मकसद है हमारे शहरों को बेहतर बनाना, जहां अच्छी सुविधाएं हों, साफ सुथरा माहौल हो और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। मतलब कुछ शहरों को एक मॉडल की तरह डेवलप किया जाए, जो बाकी शहरों के लिए एक लाइट हाउस का काम करें, उन्हें रास्ता दिखाएं कि विकास कैसे किया जा सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, हमारे गांव और शहरों का रूप आखिर कैसा होगा, उनकी पहचान कैसे बदलेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े आसमान छूते महानगरों तक का सफर आखिर कैसे तय हुआ? तो आज हम भारत में इंसानी बस्तियों की इसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हमारे गांव और शहर इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो उन जगहों को बनाती हैं जिन्हें हम अपना घर कहते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं कि ये मानव बस्ती आखिर होती क्या है। देखिए, बहुत आसान है। ये किसी भी तरह के घरों का एक झुंड है जहां इंसान रहते हैं, बस। तो हाँ, एक अकेली झोपड़ी हो या एक बहुत बड़ा शहर, सब कुछ एक बस्ती ही है। तो ठीक है, जब हम बस्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गांव और शहर, है ना? यही सबसे बड़ा फर्क है।
तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बीच के अंतर को समझते हैं। अब देखिए, गांव और शहर के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो शुरू होता है कामकाज से। गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेतीबाड़ी या फिर जमीन से जुड़े दूसरे काम। लेकिन शहर होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज के सेंटर, मतलब जहां फैक्ट्रियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और जहां सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, आईटी वगैरह। और यही पैसे कमाने का फर्क उनके सोशल लाइफ में भी दिखता है। गांव में रिश्ते ज्यादा गहरे, करीब के होते हैं, वहीं शहरों में थोड़े फॉर्मल और प्रोफेशनल। लेकिन एक मिनट, क्या भारत का हर गांव एक जैसा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ के गांवों के बनावट में, उनके पैटर्न में भी साफ साफ दिखती है। तो सबसे पहला टाइप है क्लस्टर्ड या गुच्छित बस्तियां। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, यहाँ घर एकदम पास पास एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ये ज्यादातर उपजाऊ मैदानी इलाकों में देखने को मिलती हैं, जहां पानी जैसा रिसोर्स सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग ऐसे गुच्छे में एक साथ रहते हैं। इसके बाद आती हैं सेमी क्लस्टर्ड यानी अर्धगुच्छित बस्तियां। इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ा गांव है जो किसी वजह से कुछ हिस्सों में बंट गया। तो इसमें एक मेन गांव होता है और उसके चारों तरफ कुछ छोटे छोटे टोले या मोहल्ले बन जाते हैं। ये वाला पैटर्न आपको गुजरात और राजस्थान में काफी देखने को मिलेगा। अब ये वाला और भी दिलचस्प है, पल्लीकृत या हेमलेटेड बस्तियां। जरा सोचिए, कई छोटे छोटे मोहल्ले हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, फिजिकली अलग हैं, पर उन सब का नाम एक ही है। इन्हें लोकल भाषा में पन्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे नामों से भी बुलाते हैं। ये आपको गंगा के मैदानी इलाकों और छत्तीसगढ़ में खूब मिलेंगी। और आखिर में आती हैं डिस्पर्स्ड यानी एकदम बिखरी हुई बस्तियां। ये आपको मिलेंगी दूर दराज के जंगलों में या पहाड़ों की ढलानों पर। यहाँ घर एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, अक्सर अपने खेतों या चारागाहों के पास बने होते हैं। उत्तराखंड और केरल के पहाड़ी इलाकों में ये नज़ारा बहुत कॉमन है। तो ये तो हुई गांवों की बात। अब गांव की दुनिया से निकलकर चलते हैं शहरों की तरफ। और भारत में शहरों का जो सफर है वो हजारों साल पुराना और वाकई बहुत ही कमाल का है। हमारे शहरों का विकास 3 बड़े दौर में हुआ है। सबसे पहले प्राचीन शहर जो 2000 साल से भी पुराने हैं। ये धर्म और कल्चर के सेंटर हुआ करते थे, जैसे कि वाराणसी। फिर आया मध्यकाल, जब शहर राजाओं महाराजाओं के हेडक्वार्टर बन गए, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। और फिर आया मॉडर्न दौर, जब यूरोपियन लोगों ने व्यापार के लिए सूरत, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुंबई, चेन्नई और बाद में इंडस्ट्री के लिए जमशेदपुर जैसे शहर बसाए। आज की तारीख में भारत में हजारों शहर और कस्बे हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे शहरों को हम समझें कैसे, इनको कैटेगराइज कैसे करें? तो इसका एक तरीका है उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से बांटना। तो सबसे पहली कैटेगरी है क्लास 1 टाउन या प्रथम वर्ग का नगर। बहुत सिंपल है, जिस भी शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा हो गई वो इस लिस्ट में आ जाता है। अब एक स्टेप और ऊपर चलिए, जब किसी शहर की आबादी 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाती है तो वो बन जाता है एक मेट्रोपोलिस यानी महानगर। ये हमारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक इंजन्स है। और फिर आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी, मेगा सिटीज यानी मेगा नगर। यहां आबादी होती है 50 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, ये भारत के सबसे बड़े और सबसे विशाल शहरी सेंटर्स हैं, जहां करोड़ों लोगों के सपने और उनकी जिंदगियां बसती हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये काफी चौंकाने वाला है। 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत की 60% से ज्यादा शहरी आबादी सिर्फ इन्हीं क्लास 1 शहरों में रहती है। और उससे भी बड़ी बात, इस 60% में से भी 21% आबादी तो सिर्फ देश के 6 मेगा सिटीज में सिमटी हुई है। कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। आबादी तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका है शहरों को उनके काम से पहचानना। आप जानते हैं, जैसे हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही हर शहर की भी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है जो उसके मेन काम से बनती है। जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़ ये एडमिनिस्ट्रेटिव शहर हैं, सत्ता के केंद्र। जमशेदपुर, भिलाई ये इंडस्ट्रियल हब हैं, अपनी फैक्ट्रियों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई और कोच्चि जैसे शहर ये ट्रांसपोर्ट सिटीज हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं यहाँ। कोलकाता, बेंगलुरु ये कमर्शियल सेंटर हैं। और फिर झरिया जैसे माइनिंग टाउन है, अंबाला जैसे मिलिट्री कैंटोनमेंट हैं, वाराणसी, हरिद्वार जैसे धार्मिक केंद्र हैं, और शिमला और नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। मतलब हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। तो हमने पास्ट देख लिया, प्रेजेंट देख लिया। अब सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा?
भारत के आने वाले कल के शहर आखिर कैसे होंगे? तो इसी भविष्य की एक तस्वीर पेश करता है सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन। अब इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी से भरे शहर बनाना नहीं है, बल्कि इसका असली लक्ष्य है ऐसे शहर बनाना जहां लोगों को रहने के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, साफ सुथरा माहौल मिले और जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने के लिए हो। ये शहर एक मॉडल की तरह काम करेंगे ताकि दूसरे शहर भी इनसे सीख सकें। तो देखा, झोपड़ियों से शुरू हुआ हमारा सफर आज स्मार्ट सिटी तक आ पहुंचा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जैसे जैसे हमारे शहर और स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमें यह सोचना होगा कि हमारे भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी क्या है। क्या वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी या फिर वो इंसानी जुड़ाव, वो अपनापन जो हमेशा से हमारी बस्तियों की जान रहा है? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, चलिए आज मानव बस्तियों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान छोटे छोटे गांवों से लेकर इन विशाल महानगरों तक एक साथ कैसे और क्यों रहते आए हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास के गांव या शहर ठीक वैसे ही क्यों दिखते हैं जैसे वो हैं। क्यों कुछ बस्तियां एकदम घनी बसी हुई हैं और कुछ दूर दूर तक फैली हुई। बस यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बस्तियों की बिल्कुल बुनियादी बातें, कि आखिर ये होती क्या हैं और कितने तरह की होती हैं। बहुत सीधे सादे शब्दों में कहें तो जहां भी लोग एक साथ एक समूह में रहते हैं ना, बस वही एक मानव बस्ती है। अब चाहे वो कुछ झोपड़ियों का एक छोटा सा टोला हो या फिर गगनचुंबी इमारतों का जंगल। तो फिर एक गांव और एक शहर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? देखिए, असली फर्क उनकी अर्थव्यवस्था में है। गांव की जिंदगी वो चलती है खेती बाड़ी, मछली पकड़ने या खनन जैसी प्राइमरी एक्टिविटीज से। वहीं दूसरी तरफ शहर चलते हैं फैक्ट्रियों से, ऑफिसों से, दुकानों से, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज से। और बस यही वो बुनियाद है जो दोनों को एकदम अलग कर देती है। चलिए अब जरा भारत के गांवों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहां बस्तियों के कितने अलग अलग दिलचस्प रूप देखने को मिलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत के गांवों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और कोई बस्ती कैसी दिखेगी ये तय होता है वहां की जमीन से, वहां की संस्कृति से और हाँ, सुरक्षा की जरूरतों से भी। तो सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहां घर एकदम गुच्छे की तरह एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। ऐसा क्यों? भाई, अक्सर तो सुरक्षा के लिए या फिर पानी जैसे जरूरी संसाधन तक सबकी पहुंच आसान हो, इसलिए ये उपजाऊ मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिलेंगी। इसके बाद नंबर आता है अर्धगुच्छित बस्तियों का। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ा सा गुच्छित गांव है और उसका कोई एक समुदाय किसी सामाजिक या शायद आर्थिक वजह से गांव से थोड़ी दूरी पर जाकर अपना एक अलग मोहल्ला बसा लेता है। बस यही बन गई एक अर्धगुच्छित बस्ती। अच्छा, अब आती हैं पल्लीकृत बस्तियां, जिन्हें टोला भी खाते हैं। और ये तो और भी दिलचस्प हैं। होता यह है कि एक ही गांव फिजिकली कई छोटे छोटे हिस्सों या टोलों में बटा होता है। इन टोलों के अपने लोकल नाम भी होते हैं, जैसे कहीं पान्ना, कहीं पाड़ा तो कहीं पल्ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब की पहचान एक ही गांव के नाम से होती है। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्त, यानी बिखरी हुई बस्तियां। जरा आंखों के सामने पहाड़ों या घने जंगलों का सीन लाइए, जहां एक घर यहां है तो दूसरा मीलों दूर। बस ये वैसी ही एकाकी बस्तियां हैं। ये ज्यादातर उन जगहों पर मिलती हैं जहां जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती या खेती करना मुश्किल होता है। तो ये तो हुई गांवों की बात। चलिए अब गांवों से निकलकर शहरों की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि भारत के शहर वक्त के साथ कैसे बने और बदले। देखिए, भारत में शहरों का इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है। एक तरफ वाराणसी जैसे प्राचीन शहर थे जो धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र हुआ करते थे। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली और हैदराबाद जैसी राजधानियां उभरी। और उसके बाद आया मॉडर्न जमाना, जब अंग्रेजों ने मुंबई जैसे पोर्ट सिटीज बनाए। और आज़ादी के बाद हमने खुद चंडीगढ़ जैसे बिल्कुल प्लान करके शहर बसाए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज के ज़माने में शहरों को उनकी आबादी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे अलग अलग लेवल पर रखा जाता है। तो सबसे पहला पड़ाव आता है शहर या सिटी का। जैसे ही किसी बस्ती की आबादी 1 लाख का आंकड़ा पार करती है, उसे ऑफिशियली एक शहर का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद आता है अगला लेवल, महानगर
यानी मेट्रोपोलिस। यहां आबादी होती है 10 लाख से 50 लाख के बीच। सोचिए, 1 लाख से सीधे 10 लाख, ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और फिर इस पिरामिड के सबसे ऊपर हैं मेगा सिटीज, यानी विशाल नगर। यहां 50 लाख, जी हां, 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ग्रेटर मुंबई लगभग 1,84,00,000 की आबादी के साथ भारत का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। इसके ठीक पीछे हैं दिल्ली और कोलकाता। मतलब इन शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन शहर सिर्फ लोगों की गिनती से ही नहीं जाने जाते। नहीं, हर शहर का अपना एक खास काम होता है, अपनी एक अलग पहचान होती है। चलिए इसी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, दिल्ली क्या है? देश की प्रशासनिक राजधानी। जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से मशहूर है। मुंबई को देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, तो शिमला एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मतलब हर शहर का एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। तो ये सब समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या? हमारे शहरों का भविष्य कैसा होगा? चलिए भारत के अर्बन फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से ही भारत की 31% से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही थी, यानी लगभग हर 3 में से एक भारतीय। और तब से लेकर अब तक ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ा है। अब इस बढ़ते शहरीकरण को सही दिशा देने के लिए ही स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल की गई है। इसका सीधा सा मकसद है ऐसे शहर बनाना जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, माहौल साफ सुथरा और सस्टेनेबल हो और लोगों को जीने के लिए एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे जैसे हमारे शहर लगातार बड़े हो रहे हैं, हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। कभी ये सोचा है कि हम सब लोग, मतलब इंसान, एक साथ बस्तियों में क्यों रहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। एक ऐसे सफर पर जो छोटे छोटे गांव से शुरू होकर आसमान छूती मेगा सिटी तक जाएगा, और हम समझेंगे कि हमारे रहने के तौर तरीके कैसे बदले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, हमारे शहर, हमारे गांव आखिर ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वो आज हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है। नहीं, इसके पीछे तो हमारा भूगोल, हमारी संस्कृति और हमारा पूरा इतिहास छिपा हुआ है। चलिए इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। अच्छा, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना, उसकी शुरुआत को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बस्तियों की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे कि आखिर ये होती क्या है और किसी भी समाज के लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो जहां भी इंसान घर बनाकर एक साथ रहते हैं, बस वहीं एक बस्ती है। अब चाहे वो पहाड़ों में कुछ झोपड़ियों का एक छोटा सा समूह हो या फिर किसी बड़े शहर में गगनचुंबी इमारतों का जंगल, असल में यही बस्तियां हमारे समाज की पहली ईंट होती हैं, जहां से एक समुदाय और संस्कृति का जन्म होता है। मोटे तौर पर देखें तो हम बस्तियों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तरफ गांव और दूसरी तरफ शहर। गांव की जिंदगी जमीन से जुड़ी होती है, मतलब वहां खेती बाड़ी मुख्य काम है और लोगों के आपसी रिश्ते काफी गहरे होते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर की धड़कन कारखानों, दफ्तरों और बड़े बड़े बाजारों से चलती है। और ये सिर्फ काम का फर्क नहीं है, बल्कि ये रहन सहन और हमारे सामाजिक ताने बाने का भी फर्क है। चलिए अब भारत के दिल में चलते हैं, इसके गांवों में। आइए ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि कोई गांव कहां बसेगा और कैसे बसेगा। देखिए, कोई भी गांव यूं ही कहीं भी नहीं बस जाता। लोग बसाने से पहले कई चीजें देखते हैं। सबसे जरूरी, क्या यहां पानी मिलेगा? क्या जमीन खेती के लायक है? इसके बाद सोचते हैं कि क्या हमारा समाज, हमारी बिरादरी यहां एक साथ रह पाएगी? और हां, क्या हम चोर डाकुओं से सुरक्षित रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलकर ही एक गांव की तकदीर लिखते हैं। भारत के गांव का नजारा ना हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं, जैसे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में, घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मिलते हैं, जिन्हें हम गुच्छित बस्ती कहते हैं। ये सुरक्षा और संसाधनों के लिए होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों या जंगलों में घर मीलों दूर तक फैले होते हैं, जिन्हें परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। बाकी के जो 2 प्रकार हैं, वो इन्हीं के बीच के रूप हैं। ये दिखाता है कि भारत में कितनी ज्यादा विविधता है। तो गांवों से निकलकर अब ये कहानी शहरों का रुख करती है। चलिए जरा इतिहास के गलियारों में झांकते हैं और ये देखते हैं कि भारत में शहरों ने जन्म कैसे लिया
और फिर वक्त के साथ साथ उनका रूप कैसे बदलता गया। भारत में शहरों का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में वाराणसी जैसे शहर धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र बने। फिर आया मध्यकाल, जब सल्तनत और साम्राज्यों का दौर था, तो दिल्ली और हैदराबाद जैसी राजधानियां सत्ता के केंद्र के रूप में उभरी। और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने अपने व्यापार और राज के लिए मुंबई और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों को बड़े बड़े शहरों में बदल दिया। चलिए, इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज के भारतीय शहरों को सिर्फ उनके इतिहास से नहीं, बल्कि उनकी बहुत बड़ी आबादी से भी पहचाना जाता है। आइए देखते हैं कि साइज के इस खेल में कौन कहां खड़ा है। इसको ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। पहली पायदान पर है नगर, जहां आबादी 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाती है। जब यही आबादी 10 लाख को छूती है तो शहर बन जाता है महानगर। और सबसे ऊपर की पायदान पर है मेगानगर, 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के घर। ये शहर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और जब हम इन बड़े शहरों की बात करते हैं तो कुछ नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। बृहन मुंबई लगभग 1,84,00,000 की आबादी के साथ भारत का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। इसके ठीक पीछे हैं दिल्ली और कोलकाता। ये आंकड़े हमें असल में ये दिखाते हैं कि भारत की कितनी बड़ी आबादी सिर्फ इन कुछ गिने चुने विशाल शहरों में ही रहती है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत की कुल शहरी आबादी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ प्रथम वर्ग के शहरों में रहता है। इसका मतलब साफ है कि हमारे बड़े शहरों पर संसाधनों का, नौकरियों का, घरों का और सारी बुनियादी सुविधाओं का कितना जबरदस्त दबाव है। लेकिन क्या शहरों की पहचान सिर्फ उनकी आबादी से होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर शहर का अपना एक काम होता है, एक चरित्र होता है, एक अपनी पहचान होती है। चलिए शहरों के इस फंक्शनल क्लासिफिकेशन को, यानी काम के आधार पर उनके वर्गीकरण को समझते हैं। हर शहर की ना अपनी एक आत्मा होती है जो उसके काम से बनती है। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़, ये शहर देश चलाते हैं, ये प्रशासनिक केंद्र हैं। वहीं जमशेदपुर और भिलाई की पहचान उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से है। मुंबई जैसे शहर देश की आर्थिक धड़कन है, तो वाराणसी और हरिद्वार आस्था और संस्कृति के केंद्र। और शिमला, नैनीताल जैसे शहर, वो हमें सुकून देने के लिए हैं। यही विविधता भारत के शहरी नक्शे को इतना दिलचस्प बनाती है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारी बस्तियां कैसे बनी और आज कैसी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा शहरी भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए उन ट्रेंड्स और चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं जो आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं। साल 2011 में भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरों में रहती थी। आज ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो चुका है। हर दिन हजारों लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। ये भारत के इतिहास में हो रहे सबसे बड़े सामाजिक बदलावों में से एक है। अब देखिए, इस तेज शहरीकरण के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। भीड़भाड़, प्रदूषण, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की कमी। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी पहल शुरू की गई हैं। इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि शहरों को ऐसा बनाना है जहां साफ हवा हो, अच्छी सड़कें हों और लोगों की जिंदगी पहले से आसान और बेहतर हो। तो हमने गांव से लेकर मेगा सिटी तक का ये पूरा सफर तय किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब यहां से शुरू होता है। जैसे जैसे हमारे शहर और भी बड़े और घने होते जा रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि वे सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनकर ना रह जाएं, बल्कि हर किसी के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य का घर बने। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा। चलिए कभी सोचते हैं कि हम इंसानों ने एक साथ रहना शुरू ही क्यों किया और कैसे एक अकेली झोपड़ी से आज करोड़ों लोगों के शहर बन गए। ये जो सफर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। आज हम मानव बस्तियों की इसी कहानी में उतरेंगे और इसके लिए भारत के नक्शे पर एक सफर करेंगे। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, आखिर हमारे शहर और गांव ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वो हैं? मतलब किसी गांव की बसावट और किसी शहर का वो फैलाव, इसमें इतना फर्क क्यों है? और यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत गहरा है। हमारे आसपास की ये बस्तियां, इनका डिजाइन अपने आप में इतिहास, कल्चर और भूगोल की पूरी कहानी सुनाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से, समाज की सबसे बुनियादी ईंट से, वो जगह जहां हम सब रहते हैं, यानी बस्तियां। अब इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन बहुत सीधी सादी है ना? घरों का कोई भी समूह
चाहे वो किसी भी साइज का हो। जहां इंसान रहते हैं वो एक बस्ती है, मतलब एक अकेली झोपड़ी से लेकर एक बहुत बड़े महानगर तक सब कुछ इसमें आ जाता है। अच्छा, मोटे तौर पर देखें तो ये बस्तियां दो अलग अलग दुनियाओं में बटी हुई हैं। एक तरफ है गांव यानी ग्रामीण बस्तियां, और दूसरी तरफ है शहर मतलब शहरी बस्तियां। गांव में जैसा हम जानते हैं जिंदगी की रफ्तार थोड़ी अलग होती है। आबादी कम, रिश्ते ज्यादा गहरे और ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी से जुड़े होते हैं। और शहर मतलब भागदौड़, घनी आबादी, नए नए मौके, और यहां रिश्ते अक्सर थोड़े फॉर्मल कामकाज तक ही रह जाते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं भारत की आत्मा की ओर, मतलब इसके गांव में। सच कहूं तो यही ग्रामीण इलाके हमारे देश के भूगोल की असली नींव हैं। एक सवाल उठता है कि कोई गांव किसी खास जगह पर ही क्यों बसता है? इसके पीछे कई वजह हैं, कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है फिजिकल, मतलब वहां की जमीन कैसी है, पानी है या नहीं, मौसम कैसा रहता है। फिर आता है कल्चरल फैक्टर, समाज कैसा है, जाति, धर्म, ये सब भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, एक और जरूरी चीज थी सुरक्षा। पुराने जमाने में चोर डाकुओं से बचने के लिए लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी था। तो इन्हीं सब वजहों से भारत में हमें 4 अलग अलग तरह की ग्रामीण बस्तियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हैं गुच्छित बस्तियां। ये बिल्कुल एक गुच्छे की तरह होती हैं, जहां घर एक दूसरे से एकदम सटे होते हैं। फिर आती हैं अर्धगुच्छित। इसमें एक मेन गांव से कुछ घर थोड़े अलग थलग हो जाते हैं। तीसरी है पल्लीकृत, जिसमें गांव कई छोटे छोटे हिस्सों या कह लें टोलों में बटा होता है। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्त बस्तियां। ये आपको अक्सर पहाड़ों या जंगलों में मिलेंगी, जहां घर दूर दूर तक बिखरे होते हैं। ओके, तो गांव की शांत गलियों से अब निकलते हैं और रुख करते हैं शहरों की तरफ, उनकी भागदौड़ और उनकी शानदार कहानी की तरफ। भारत में शहरों का इतिहास कोई नया नहीं है, ये कहानी हजारों साल पुरानी है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे पास वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे शहर थे, जो धर्म और संस्कृति के बड़े सेंटर थे। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली, हैदराबाद, आगरा जैसी राजधानियां बनी सत्ता का केंद्र। और फिर आधुनिक काल में पहले यूरोपियन लोगों ने व्यापार के लिए मुंबई और चेन्नई जैसे पोर्ट शहर बसाए, और आज़ादी के बाद हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जमशेदपुर और चंडीगढ़ जैसे इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव शहर बनाए। तो बात करते हैं आज के दौर की। आज के ये शहर कितने बड़े हैं, इनका स्केल क्या है? चलिए इनके पदानुक्रम मतलब इनकी हायरार्की को समझते हैं। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 31.16%। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। मतलब उस वक्त ही भारत की करीब करीब 1/3 आबादी शहरों में रह रही थी। और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो शहरों की इस हायरार्की में सबसे पहली सीढ़ी है नगर। कोई भी ऐसा शहरी इलाका जहां की आबादी 1 लाख से ज्यादा हो जाए, उसे हम नगर कहते हैं। कई छोटे कस्बों के लिए ये एक बड़ा माइलस्टोन होता है। नगर के बाद अगला लेवल है महानगर। जब किसी शहर की आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। और ये शहर ये देश के बड़े इकोनॉमिक और कल्चरल इंजन होते हैं। और फिर इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं मेगानगर, मतलब वो शहर जिनकी आबादी 50 लाख से भी ज्यादा है। ये विशाल शहर अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार सबसे तेज होती है, मौके सबसे ज्यादा होते हैं। ये जो बार चार्ट है ये इन शहरों के विशाल आकार का अंदाजा देता है। देखिए, सबसे ऊपर है ग्रेटर मुंबई, 1,84,00,000 लोग। जरा सोचिए, उसके ठीक पीछे दिल्ली और कोलकाता हैं। मतलब इन शहरों में कितनी जिंदगियां हैं, कितनी कहानियां हैं, कितने सपने हैं, ये सोचना भी कमाल है। ठीक है, हमने शहरों के साइज की तो बात कर ली, लेकिन ये विशाल शहर आखिर करते क्या है? इनकी अपनी पहचान क्या है? चलिए अब इनके काम और इनके कैरेक्टर को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर बड़े शहर मल्टीफंक्शनल होते हैं, मतलब वो कई काम एक साथ करते हैं। लेकिन फिर भी हर शहर की एक खास पहचान होती है। जैसे दिल्ली को हम एक प्रशासनिक शहर के तौर पर जानते हैं, तो जमशेदपुर की पहचान एक इंडस्ट्रियल शहर की है। मुंबई वो देश की कमर्शियल राजधानी है, तो वहीं वाराणसी का दिल हमेशा से धर्म और अध्यात्म में धड़कता है। और शिमला वो एक टूरिस्ट हब है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को इसके सबसे अहम पड़ाव पर लेकर चलते हैं। भारत के शहरी जीवन का भविष्य कैसा होगा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य की तस्वीर क्या है? इस सवाल का एक बड़ा जवाब है स्मार्ट सिटीज मिशन।
इसका मकसद सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें बनाना या तेज इंटरनेट देना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है ऐसे शहर बनाना जो अपने नागरिकों के लिए काम करें, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, पर्यावरण साफ हो और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। और यहां स्मार्ट का मतलब सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी से नहीं है। इसका असली मतलब है विकास का एक समझदार तरीका अपनाना। एक ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, मतलब टिकाऊ हो, और जिसमें समाज के हर हिस्से को शामिल किया जाए, मतलब इंक्लूसिव हो। इसका एक और मकसद है कुछ शहरों को एक मॉडल, एक लाइट हाउस की तरह तैयार करना, ताकि देश के दूसरे शहर भी उनसे सीख सकें और बेहतर बन सकें। तो आखिर में हम सब एक सवाल के साथ रुकते हैं। जैसे जैसे हमारे शहर और बड़े होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग फैली हुई झोपड़ियों में क्यों रहते हैं और कुछ आसमान छूती इमारतों में? हम जिन जगहों को अपना घर कहते हैं, उन सब की ना एक कहानी होती है। आज हम भारत की इन बस्तियों की इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। आखिर हमारे गांव, हमारे शहर वैसे क्यों हैं जैसे वो आज दिखते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन जगहों को आकार देती हैं जहां हम अपनी जिंदगियां बिताते हैं? सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मानव बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट होती क्या है? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी तरह के घरों का एक झुंड है जहां इंसान रहते हैं। अब ये एक अकेली झोपड़ी भी हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़ा शहर भी। ठीक है, तो अब जब ये परिभाषा साफ हो गई है, तो चलिए भारत के सबसे बड़े बंटवारे को समझते हैं, यानी वो फर्क जो एक गांव और एक शहर को अलग करता है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, एक तरफ गांव का जीवन है जो मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। यहाँ लोग कम होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और सामाजिक रिश्ते काफी गहरे होते हैं। और दूसरी तरफ है शहर की भागदौड़, जहां जिंदगी कारखानों, दफ्तरों और सेवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ आबादी बहुत घनी होती है और रिश्ते अक्सर कामकाज तक ही सीमित रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई गांव ऑफिशियली मतलब कागजों पर शहर कब कहलाता है? इसके लिए भारत की जनगणना ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली, आबादी 5000 से ज्यादा हो। दूसरी, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 400 लोग पर वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। और तीसरी, 75% से ज्यादा काम करने वाले पुरुष खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगे हों। लेकिन सिर्फ गांव कह देना ही काफी नहीं है ना? भारत का जो ग्रामीण लैंडस्केप है वो अपने आप में बहुत डाइवर्स है, मतलब उसमें बहुत विविधता है। चलिए इन बस्तियों के अलग अलग पैटर्न्स या कहिए के प्रकारों को समझते हैं। मोटे तौर पे भारत के गांव 4 तरह के होते हैं। पहले हैं गुच्छित गांव, जहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, जैसे मैदानी इलाकों में होता है। फिर आते हैं अर्धगुच्छित, जहां कोई एक समुदाय या तबका मुख्य गांव से जरा हटकर बस जाता है। ये गुजरात और राजस्थान में काफी देखने को मिलता है। तीसरे हैं पल्लीकृत, जिसमें बस्तियां अलग अलग टोलों या पान्नों में बटी होती हैं, पर उनका नाम एक ही होता है। और आखिर में हैं परिक्षिप्त बस्तियां, मतलब दूर दूर बिखरी हुई अकेली झोपड़ियां जो आपको पहाड़ों या जंगलों में मिलेंगी, जैसे उत्तराखंड या केरल में। तो ये तो हुई गांवों की बात। अब अपना रुख मोड़ते हैं शहरों की तरफ और उनके इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। आखिर भारत के शहर जो आज इतने विशाल हैं, वे इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? भारत में शहरों के विकास को हम 3 बड़े दौर में देख सकते हैं। सबसे पहले हैं प्राचीन नगर, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और धर्म और संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे, जैसे वाराणसी और पाटलिपुत्र। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली, लखनऊ जैसे शहर सल्तनतों और राज्यों की राजधानियां बने। और आखिर में आए आधुनिक शहर, जिन्हें यूरोपीय लोगों ने व्यापार, प्रशासन और उद्योग के केंद्र के रूप में बसाया, जैसे मुंबई, कोलकाता और जमशेदपुर। आज के आधुनिक शहर इतने बड़े और जटिल हो गए हैं कि उन्हें समझने के लिए हमें उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना पड़ता है। तो ये वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, एक तो उनके आकार पर और दूसरा उनके मुख्य काम के आधार पर। शहरों के आकार की पहली बड़ी सीढ़ी है 1 लाख की आबादी। जब कोई शहर इस आंकड़े को पार कर लेता है तो उसे प्रथम वर्ग का नगर या क्लास 1 टाउन कहा जाता है। ये शहरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद एक बहुत बड़ी छलांग लगती है। जब आबादी 10 लाख पार कर जाती है तो वो शहर एक महानगर यानी मेट्रोपोलिस बन जाता है।
ये वो शहर होते हैं जो अपने आसपास के इलाकों पर भी अपना असर डालते हैं। और इस स्केल के टॉप पर है मेगा सिटी। जब किसी शहर में 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहने लगते हैं, तब उसे ये खास दर्जा मिलता है। ये शहर असल में देश के आर्थिक और सांस्कृतिक पावर हाउस होते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में ऐसे 6 मेगा शहर हैं, और कमाल की बात यह है कि देश की 21% से ज्यादा शहरी आबादी सिर्फ इन्हीं 6 शहरों में रहती है। इनमें सबसे बड़ा है बृहन मुंबई, जहां 1.84 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद भी इसी लीग में हैं। ये शहर सही मायनों में अवसरों के चुंबक हैं। ये एक बहुत दिलचस्प तरीका है शहरों को देखने का। सोचिए कि शहरों की भी इंसानों की तरह अपनी एक पर्सनालिटी या एक खास काम होता है। इसी को उनका प्रकार्य या फंक्शन कहते हैं। चलिए इसी आधार पर शहरों को समझते हैं। तो चलिए शहरों के इन अलग अलग व्यक्तित्वों को देखते हैं। कुछ शहर प्रशासन के केंद्र होते हैं, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली। कुछ अपनी किसी खास इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्टील के लिए जमशेदपुर। मुंबई जैसे शहर परिवहन और व्यापार के सबसे बड़े हब हैं, तो वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहर धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इनके अलावा शिमला जैसे पर्यटन स्थल हैं और अंबाला जैसी सैनिक छावनियां भी हैं। तो हमने इतिहास देख लिया, वर्तमान को समझ लिया, लेकिन भविष्य में क्या है? कल के शहर आखिर कैसे होंगे? भारत के शहरी भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर स्मार्ट सिटी मिशन में दिखाई देती है। इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि शहरों को ऐसा बनाना है जहां बुनियादी सुविधाएं अच्छी हों, पर्यावरण साफ सुथरा हो और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़े। ये शहर एक तरह से बाकी शहरों के लिए लाइट हाउस यानी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे हमारे शहर और आगे बढ़ेंगे और विकसित होंगे, तो एक बेहतर जिंदगी के लिए क्या चीज़ ज्यादा मायने रखेगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी या फिर हमारे आपसी टिकाऊ मानवीय रिश्ते? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में गांव, कस्बे और शहर जिस तरह से बसे हैं वो वैसे ही क्यों हैं? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में लोग कहां और कैसे रहते हैं, और वक्त के साथ साथ हमारे घरों और शहरों की शक्ल कैसे बदलती गई है। अच्छा, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जिस शहर या गांव में रहते हैं, वहां के घर, वहां की गलियां, क्या कभी सोचा है कि उनका डिजाइन वैसा ही क्यों है? ये सब बस यूं ही नहीं है। हर मोड़, हर बसावट के पीछे एक वजह है, एक कहानी है। चलिए आज भारत की बस्तियों की इन्हीं कहानियों को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, किसी भी समाज को समझना होना तो हमें उसकी बिल्कुल बुनियाद को देखना पड़ता है, और वो बुनियाद होती है बस्ती, यानी वो जगह जहां लोग एक साथ रहते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। सच पूछिए तो यहीं से हर कहानी शुरू होती है। तो फिर ये मानव बस्ती आखिर है क्या? बहुत आसान सी बात है। ये बस घरों का एक झुंड है जहां हम और आप जैसे इंसान रहते हैं। अब चाहे वो पहाड़ों में बसा एक छोटा सा टोला हो या फिर मुंबई जैसा कोई बहुत बड़ा महानगर, हर बस्ती हमारे समाज का दिल है। अब एक गांव और एक शहर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? इसका जवाब छिपा है उनके काम करने के तरीके में। गांव की जिंदगी ज्यादातर जमीन से जुड़ी होती है, मतलब खेती-बाड़ी, पशुपालन। वहीं दूसरी तरफ शहरों की धड़कन चलती है फैक्ट्रियों, दफ्तरों और बाजारों से। बस यही वो बुनियादी अंतर है जो दोनों को अलग करता है। चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के गांवों की आत्मा को समझने से। देखते हैं कि यहाँ के घर और बस्तियां कितने अलग अलग और अनोखे तरीकों से बसी हुई हैं। भारत के सारे गांव एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। वहां की जमीन कैसी है, वहां की संस्कृति क्या है और लोगों को सुरक्षा की कितनी जरूरत है, इन सब बातों के आधार पर हमें मोटे तौर पर 4 अलग अलग तरह की बस्तियां देखने को मिलती हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सी आपके गांव से मिलती जुलती है? तो सबसे पहले 2 तरह की बस्तियां देखते हैं। एक है परिक्षिप्त या बिखरी हुई बस्ती। कल्पना कीजिए कि पहाड़ों में या जंगलों में घर एक दूसरे से काफी दूर दूर बने हैं, जैसे उत्तराखंड या केरल के कुछ हिस्सों में। दूसरी तरफ है पल्लीकृत बस्ती, जिसमें एक ही बड़े गांव के कई छोटे छोटे हिस्से या मोहल्ले होते हैं, जिन्हें पान्ना, पाड़ा या पाली कहते हैं। नाम एक ही है, पर बसावट अलग अलग टुकड़ों में है। अब आते हैं अर्धगुच्छित पर। इसमें क्या होता है कि किसी वजह से गांव का एक हिस्सा टूटकर थोड़ी दूरी पर बस जाता है। और आखिर में है गुच्छित बस्तियां,
जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ऐसा अक्सर सुरक्षा के लिए या पानी जैसे जरूरी संसाधनों के आसपास रहने के लिए होता है, जो उत्तरी मैदानों में बहुत आम है। तो गांव से निकलकर अब हम शहरों की इस तेज तर्रार दुनिया में कदम रखते हैं। आइए देखते हैं कि हजारों सालों के सफर में भारत के शहर कैसे बने और कैसे आज की शक्ल तक पहुंचे। भारत के शहरों की कहानी कोई नई नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। प्राचीन काल में वाराणसी जैसे शहर धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। फिर मध्यकाल में दिल्ली और आगरा जैसी राजधानियां बनी, जो सत्ता का गढ़ थीं। और फिर आया आधुनिक दौर, जब अंग्रेजों ने व्यापार के लिए मुंबई जैसे पोर्ट सिटीज बनाए, और आज़ादी के बाद हमने जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल शहर और चंडीगढ़ जैसे बिल्कुल नए प्लान्ड शहर बसाए। अच्छा, तो आज के भारत में हम शहरों को छोटा या बड़ा कैसे तय करते हैं? मतलब उनकी आबादी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? चलिए इस शहरी हायरार्की को समझते हैं। तो इस शहरी सीढ़ी का पहला पायदान है प्रथम श्रेणी का नगर। जैसे ही किसी शहर की आबादी 1 लाख का आंकड़ा पार करती है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अब एक बड़ी छलांग लगाते हैं और बात करते हैं महानगर की। जब किसी शहर की आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच हो जाती है, तो उसे महानगर का दर्जा मिल जाता है। और फिर आते हैं असली शहंशाह यानी मेगानगर। 50 लाख से भी ज्यादा की आबादी वाले शहर, ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल शहरी सेंटर्स हैं। तो सवाल ये है कि भारत की ज्यादातर शहरी आबादी आखिर रहती कहाँ है? 2011 के आंकड़े देखिए, लगभग 60% शहरी लोग इन्हीं प्रथम श्रेणी के शहरों में रहते हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हर 5 में से एक शहरी इंसान सिर्फ इन गिने चुने मेगा नगरों में रहता है। इससे पता चलता है कि आबादी कुछ बड़े शहरों में ही सिमटती जा रही है। और अगर इन मेगा नगरों की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर है बृहन मुंबई, जहां 1,84,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा अर्बन क्लस्टर है। इसके ठीक पीछे दिल्ली और कोलकाता हैं। इन शहरों का साइज वाकई में जबरदस्त है। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है ना? एक अलग कैरेक्टर होता है। अब हम यही पता लगाएंगे कि शहरों को ये पहचान मिलती कैसे है, मतलब वो किस खास काम के लिए जाने जाते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली का नाम लेते ही दिमाग में राजनीति आती है, तो ये एक प्रशासनिक शहर हुआ। जमशेदपुर का मतलब है स्टील, एक औद्योगिक शहर। मुंबई देश का गेटवे है, एक ट्रांसपोर्ट हब। इसी तरह वाराणसी धर्म के लिए, शिमला टूरिज्म के लिए और रानीगंज माइनिंग के लिए मशहूर है। हर शहर की अपनी एक खासियत होती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, शहर कभी एक जगह रुके नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो शहर कभी सिर्फ एक काम के लिए जाना जाता था, वो समय के साथ कई और काम करने लगता है। आज के शहर मल्टीफंक्शनल हो गए हैं, जो उन्हें और भी ज्यादा डायनामिक बनाता है। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत का शहरीकरण किस दिशा में जा रहा है और आने वाले कल के लिए हमारी क्या तैयारी है? 2011 में भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरों में रहती थी। सोचिए ये आंकड़ा अब तक कितना बढ़ चुका होगा। यह हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो हमें लगातार गांवों से शहरों की ओर ले जा रहा है। अब इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण को संभालने के लिए सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। इसका मकसद सीधा सा है, हमारे शहरों को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। मतलब अच्छी सड़कें हों, साफ हवा पानी हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी को आसान बनाया जाए। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे हमारे शहर आसमान को छू रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने लायक और सस्टेनेबल बने रहें? ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सब के लिए एक चुनौती और जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जिस जगह को हम गांव कहते हैं और जिसे शहर, आखिर उनमें फर्क क्या है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और भारत की बस्तियों को समझेंगे, छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है, हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन, सबसे। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन दोनों में असल फर्क है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले गांव शहर का फर्क समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियां कितने तरह की होती हैं। इसके बाद भारतीय शहरों के इतिहास से गुजरेंगे और फिर देखेंगे कि आज के शहर कैसे हैं, क्या काम करते हैं और भारत में शहरीकरण का भविष्य कैसा होने वाला है। तो शुरू किया जाए।
चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो एक गांव को गांव बनाती है और एक शहर को शहर? जवाब छिपा है उनके इकोनॉमिक कैरेक्टर में। तो सबसे बड़ा फर्क है काम धंधे का। गांव की अर्थव्यवस्था वो ज्यादातर जमीन से जुड़ी होती है, मतलब खेतीबाड़ी, पशुपालन, ये सब। और शहर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेड। और हाँ, शहर कहलाने के लिए कुछ सरकारी शर्तें भी हैं, जैसे आबादी 5000 से ज्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो, और सबसे जरूरी 75% से ज्यादा पुरुष आबादी खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगी हो। तो गांव की बात तो हो गई, अब जरा और गहराई में चलते हैं। क्या लगता है भारत के सारे गांव एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ की बस्तियों में गजब की विविधता है। मोटे तौर पर देखें तो ग्रामीण बस्तियों को हम 4 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, और ये टाइप्स हमें बताते हैं कि कैसे किसी जगह का भूगोल, वहां का मौसम और समाज मिलकर तय करते हैं कि लोग कैसे और कहां रहेंगे। ये 4 प्रकार हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परीक्षित। चलिए, इनमें से कुछ खास तरह की बस्तियों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गुच्छित मतलब गुच्छे में। यहां घर बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं। ऐसा क्यों? अक्सर सुरक्षा के लिए या फिर पानी के स्रोत के पास रहने के लिए। ये आपको ज्यादातर नदी के किनारे वाले उपजाऊ मैदानी इलाकों में देखने को मिलेंगी। फिर आती हैं पल्लीकृत बस्तियां, और ये बड़ी दिलचस्प होती हैं। सोचिए, एक ही गांव है पर वो फिजिकली कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, और हर हिस्से को अलग नाम से जानते हैं, जैसे पन्ना, पाड़ा या ढाणी। ये सब मिलकर एक ही गांव कहलाते हैं, पर बसें अलग अलग हैं। और फिर इसका ठीक उल्टा, परीक्षित बस्तियां। यहां कोई गुच्छा नहीं होता। घर या झोपड़ियां दूर दूर तक फैली होती हैं। एक घर यहां तो दूसरा शायद आधा किलोमीटर दूर। ऐसा अक्सर पहाड़ों में या जहां खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं वहां देखने को मिलता है। तो ये तो हुई गांव की बात। अब गांव से निकलकर शहरों की तरफ चलते हैं। भारत के शहरों की कहानी भी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। हजारों सालों में ये शहर कैसे बने और बदले, चलिए देखते हैं। इस पूरे विकास को हम 3 बड़े दौर में देख सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन नगर, जो धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र हुआ करते थे। फिर आए मध्यकालीन नगर, जो बड़ी बड़ी सल्तनतों और राज्यों की राजधानियां बने। और आखिर में आधुनिक नगर, जो अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार के केंद्र बने और आजादी के बाद इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के हब्स के तौर पर उभरे। तो इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज हम शहरों को कैसे समझते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसका एक सबसे आसान तरीका है उनकी आबादी के हिसाब से। चलिए देखते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर शहरों को कैसे बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन बड़ा सीधा सा है। अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है तो वो क्लास आई टाउन है। अगर आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच है तो वो कहलाता है महानगर यानी मेट्रोपोलिस। और अगर आबादी 50 लाख को भी पार कर जाए तब वो बन जाता है एक मेगा सिटी। और मेगा सिटी का मतलब क्या है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। ग्रेटर मुंबई, भारत का सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन। यहां की आबादी 1.84 करोड़ से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, इतने सारे लोगों का एक साथ एक शहर में रहना, इसमें कितने मौके हैं और कितनी चुनौतियां भी। लेकिन शहर सिर्फ आबादी से नहीं जाने जाते। हर शहर का अपना एक काम होता है, एक फंक्शन होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। तो चलिए अब शहरों को उनके काम के हिसाब से समझते हैं। जैसे कि कुछ शहर प्रशासनिक काम के लिए जाने जाते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह। कुछ शहर इंडस्ट्री के दम पर चलते हैं, जैसे जमशेदपुर और भिलाई। फिर मुंबई और कोलकाता जैसे शहर हैं जो ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स के बड़े हब हैं। और हां, वाराणसी और हरिद्वार जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर तो हैं ही। हर शहर का अपना एक खास किरदार है। तो हमने देखा कि शहर कितने अलग अलग तरह के होते हैं, पर जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो भारत में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की बड़ी तस्वीर क्या उभरती है और ये किस तरफ जा रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की 31.16% आबादी शहरों में रहती थी। अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है, लाखों लोग काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में गांव से शहरों का रुख कर रहे हैं। और ये जो बदलाव है, ये हमारे देश का भविष्य तय कर रहा है। अब इतनी तेजी से बढ़ते शहरों को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज है।
इसी के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल शुरू की गई हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद है ऐसे शहर बनाना जहां कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, माहौल साफ सुथरा हो और स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे भारत और ज्यादा शहरी होता जाएगा, हमारे शहर कैसे दिखेंगे, उनका रूप रंग, उनका मिजाज कैसा होगा और आने वाले कल के इन भारतीय शहरों में जिंदगी कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जरा सोचिए, हम जहां रहते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा गांव हो या एक बहुत बड़ा शहर, वो जगह हमारी पूरी जिंदगी को कैसे शेप देती है। आज हम इसी की कहानी में उतरने वाले हैं। भारत की बस्तियों की कहानी, छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े मेगा सिटीज तक। देखेंगे कि ये कैसे बनी और समय के साथ कैसे बदलती चली गईं। तो सबसे पहले ये गांव और शहर, इनमें आखिर फर्क क्या है, इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। गांव मतलब वो जगह जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या उससे जुड़े कामों में लगे हैं, रिश्ते काफी गहरे होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर, ये होते हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज के हब। यहाँ रिश्ते ज्यादातर प्रोफेशनल होते हैं, काम से काम तक। अच्छा, अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बहुत ही बेसिक सवाल पर आते हैं। ये बस्ती या सेटलमेंट आखिर होता क्या है, क्योंकि यही तो हमारे पूरे समाज का आधार है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो बस्ती का मतलब है घरों के एक झुंड, एक क्लस्टर जहां इंसान रहते हैं। अब ये किसी भी टाइप या साइज का हो सकता है, मतलब एक अकेली झोपड़ी से लेके एक बहुत बड़ा महानगर तक सब बस्ती ही हैं। और यही बस्तियां हैं जो हमारे समाज की नींव बनाती हैं। तो चलिए अब भारत के गांव की दुनिया में चलते हैं। यहाँ जो घर बनते हैं ना, वो ऐसे ही कहीं भी नहीं बन जाते। हर बस्ती के बनने के पीछे एक वजह होती है, एक कहानी होती है। वहाँ की जमीन कैसी है, लोगों की संस्कृति क्या है, सुरक्षा की क्या जरूरतें हैं, ये सब मिलकर ना 4 खास तरह के पैटर्न बनाते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न है गुच्छित या क्लस्टर्ड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक गुच्छे में होते हैं। सोचिए एक ऐसा गांव जहां सारे घर बिल्कुल पास पास बने हों। ये आपको ज्यादातर उपजाऊ मैदानों में मिलेगा, जहां पानी आसानी से मिल जाता है और हाँ, सुरक्षा के लिहाज से भी लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है अर्धगुच्छित यानी सेमी क्लस्टर्ड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा गांव है और उसमें से कुछ लोग या कोई खास समुदाय थोड़ा अलग होकर पास में ही अपनी एक छोटी बस्ती बना लेता है। मतलब बड़े गांव का ही हिस्सा है, पर थोड़ा अलग थलग। ऐसा पैटर्न गुजरात के मैदानों में काफी आम है। अब आते हैं पल्लीकृत यानी हैमलेटेड बस्तियों पर। ये वाला पैटर्न ना बड़ा मजेदार है। इसमें एक ही गांव कई छोटी छोटी यूनिट्स में बटा होता है, जो फिजिकली तो अलग होती हैं, पर नाम उन सबका एक ही होता है। मतलब एक ही गांव के कई मोहल्ले या टोले, जिन्हें पान्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे लोकल नामों से जाना जाता है। और चौथा और आखिरी पैटर्न है परिक्षिप्त यानी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। इसे बिखरी हुई बस्तियां भी कहते हैं। बस सोचिए, दूर दराज के जंगल या पहाड़ों की ढलानें और वहां 1-2 झोपड़ियां या घर, बिल्कुल अकेले। यहाँ का जो मुश्किल टेरेन होता है ना, वो लोगों को एक साथ रहने ही नहीं देता। इस तरह की बस्तियां उत्तराखंड और केरल जैसी जगहों पर देखने को मिलेंगी। तो ये तो हुई गांवों की बात। अब गांवों की दुनिया से निकलकर चलते हैं शहरों के सफर पर। भारत में शहरों का जो एवोल्यूशन हुआ है, वो बहुत ही पुराना और दिलचस्प है। तो चलिए एक छोटी सी टाइम ट्रैवलिंग करते हैं और देखते हैं कि ये शहर कैसे बने और कैसे बदलें। मोटे तौर पर भारत के शहरी विकास को हम 3 दौर में देख सकते हैं: प्राचीन यानी एंशिएंट, मध्यकालीन यानी मेडिवल और आधुनिक यानी मॉडर्न। हर दौर की अपनी खासियत थी। किसी दौर में शहर धर्म और संस्कृति का केंद्र बने, तो किसी में सत्ता का गढ़, और फिर आए वो शहर जो इंडस्ट्री की वजह से जाने गए। जब हम प्राचीन शहरों की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है वाराणसी। हो भी क्यों ना, सोचिए 2000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है इस शहर का। गंगा किनारे बसा, धर्म और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र। फिर आया मध्यकाल, और इस दौर में शहर बन गए पावर और एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली। यहाँ एक के बाद एक सल्तनतें और साम्राज्य आए और उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। कई किलेबंद शहर बसाए गए। और फिर आया मॉडर्न दौर, जो अंग्रेजों के आने के साथ शुरू हुआ,
जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल शहर बसे और आज़ादी के बाद तो हमने खुद कई नए शहर बसाए, कुछ प्रशासनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए जैसे चंडीगढ़, तो कुछ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जैसे भिलाई। तो ये तो थी शहरों की कहानी, लेकिन आज के जो शहर हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, है ना? तो इन्हें बेहतर समझने के लिए इन्हें क्लासिफाई करने के मतलब बांटने के कुछ तरीके हैं। चलिए देखते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है पॉपुलेशन के आधार पर। ये एक तरह की सीढ़ी है। अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं नगर या सिटी। अगर आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच है तो वो बन जाता है महानगर या मेट्रोपोलिस, और अगर 50 लाख का आंकड़ा भी पार हो जाए तो वो कहलाता है मेगानगर या मेगा सिटी। और ये मेगा सिटी कितने बड़े होते हैं इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। बृहन मुंबई यानी ग्रेटर मुंबई, यहाँ की आबादी है 1.84 करोड़। सोचकर देखिए, 1,84,00,000 लोग। ये भारत की सबसे बड़ी अर्बन एग्लोमरेशन है। सच में कमाल का आंकड़ा है ये। अच्छा, पॉपुलेशन के अलावा शहरों को उनके काम यानी उनके फंक्शन के आधार पर भी बांटा जाता है। मतलब वो शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है। कुछ शहर एडमिनिस्ट्रेटिव हब होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल, कोई शहर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होता है तो कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है। इसी तरह माइनिंग, गैरिसन, धार्मिक या टूरिस्ट शहर भी होते हैं। जैसे चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव शहर का बढ़िया उदाहरण है, भिलाई एक इंडस्ट्रियल टाउन है, हरिद्वार एक धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, और शिमला एक टूरिस्ट सेंटर। हाँ, ये बात भी है कि आज के जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली या मुंबई, वो मल्टी फंक्शनल हो गए हैं, मतलब वो एक साथ कई काम करते हैं। तो हमने शहरों के अतीत और वर्तमान को तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है भविष्य का। भारत का शहरी भविष्य कैसा दिखने वाला है? चलिए देखते हैं कि मौजूदा तस्वीर क्या कहती है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत की करीब 31% आबादी शहरी थी और लगभग 69% ग्रामीण। अब 31% सुनने में शायद उतना ज्यादा न लगे, लेकिन इसको इस नजरिए से देखिए। 20वीं सदी में यानी सिर्फ 100 सालों में भारत की शहरी आबादी 11 गुना बढ़ गई। इससे पता चलता है कि हमारा देश कितनी तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। अब इतने बड़े बदलाव को सही दिशा देना भी जरूरी है। इसी के लिए सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ऐसे शहर तैयार करना जहां कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साफ सुथरा और सस्टेनेबल माहौल हो और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। और ये सब हासिल किया जाएगा स्मार्ट सॉल्यूशंस की मदद से। इस मिशन के पीछे का आइडिया भी बहुत गहरा है। जैसा कि स्मार्ट सिटीज मिशन प्लान में कहा गया है, लक्ष्य ये है कि एक सघन क्षेत्र अन्य बढ़ते शहरों के लिए एक लाइट हाउस के रूप में काम करे। मतलब कुछ शहरों को इतना अच्छा बना दिया जाए कि वो बाकी शहरों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक लाइट हाउस की तरह, जो उन्हें भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। तो एक बात तो साफ है, भारत के गांव और शहर दोनों ही एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आने वाले भविष्य में हमारे गांव और शहर कैसे दिखेंगे? क्या इनके बीच का फर्क मिट जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जिस जगह को हम अपना घर कहते हैं, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या एक विशाल महानगर, वो आखिर बनती कैसे है? तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं, भारत के गांवों और शहरों की दुनिया को। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल लेते हैं। हम जहां रहते हैं वो जगह गांव है या शहर? मतलब क्या चीज है जो किसी जगह को गांव बनाती है और किसी को शहर? आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम गांव शहर के फर्क से शुरू करके ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग टाइप देखेंगे, फिर भारतीय शहरों का इतिहास जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भारत में शहरीकरण का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए गांव और शहर के बीच के इस बुनियादी फर्क को ही समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क होता है काम का। गांव में ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती बाड़ी या उससे जुड़े कामों से चलती है। वहीं शहरों में लोग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर मतलब कारखानों और दफ्तरों में काम करते हैं।
और हाँ, सरकार की नज़र में शहर कहलाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि आबादी, जनसंख्या का घनत्व और कितने पुरुष खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं। चलिए अब जरा भारत के ग्रामीण इलाकों का रुख करते हैं। और एक बात बता दूं, सारे गांव एक जैसे नहीं होते। वहां बस्तियां कई अलग अलग तरीकों से बसी होती हैं। मोटे तौर पर भारत में ग्रामीण बस्तियों को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये 4 प्रकार हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परीक्षित। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए एक गुच्छे की तरह होते हैं। ये आपको ज्यादातर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेंगी। फिर है पल्लीकृत बस्तियां। ये बड़ी दिलचस्प होती हैं। इसमें होता यह है कि एक ही गांव कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, फिजिकली अलग अलग, लेकिन नाम एक ही होता है। इन हिस्सों को स्थानीय भाषा में पन्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे नाम दिए जाते हैं। और फिर इसका ठीक उल्टा है परीक्षित बस्तियां। यहाँ घर या झोपड़ियां एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरी हुई होती हैं। ऐसा नज़ारा अक्सर पहाड़ी इलाकों या घने जंगलों में देखने को मिलता है। तो ये तो हुई गांवों की बात। अब गांवों से आगे बढ़कर शहरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में शहरों का विकास कैसे हुआ, प्राचीन काल से लेकर आज तक। भारत में शहरों का विकास 3 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। सबसे पहले थे प्राचीन नगर, जो ज्यादातर धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे, जैसे वाराणसी। फिर आया मध्यकालीन दौर, जब शहर राजा महाराजाओं की राजधानियां बने, जैसे दिल्ली और आगरा। और फिर आए आधुनिक शहर, जो पहले यूरोपियों ने व्यापार के लिए बसाए और आज़ादी के बाद प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे मुंबई और चंडीगढ़। आज के दौर में शहरों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें देखना। तो चलिए देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर शहरों को कैसे बांटा जाता है। नियम बहुत सीधा है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर को कहते हैं प्रथम वर्ग का नगर। जब आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच हो तो वो महानगर बन जाता है। और जब कोई शहर 50 लाख की आबादी का आंकड़ा पार कर जाए तो उसे मेगा नगर का दर्जा मिल जाता है। अब इस मेगा नगर के कॉन्सेप्ट को असलियत में समझना हो तो बृहन मुंबई का उदाहरण देखिए। ये भारत का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है, जहां की आबादी 1.84 करोड़ यानी 18 मिलियन से भी ज्यादा है। जरा सोचिए। अच्छा, शहरों को सिर्फ उनकी आबादी से ही नहीं बल्कि उनके काम से भी पहचाना जाता है। मतलब वो शहर किस चीज के लिए मशहूर है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हर शहर का अपना एक खास मकसद या फंक्शन होता है। जैसे देखिए, कुछ शहर प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़। कुछ औद्योगिक शहर है, जैसे जमशेदपुर। कुछ ट्रांसपोर्ट के हब हैं, तो कुछ व्यापार के, जैसे मुंबई और बेंगलुरु। और तो और खनन, धर्म और पर्यटन के लिए भी खास शहर होते हैं, जैसे रानीगंज, वाराणसी और शिमला। तो हमने शहरों के इतने सारे प्रकार देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि कुल मिला के भारत में शहरीकरण की तस्वीर कैसी है और भविष्य में ये किस ओर जा रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की लगभग 31.16% आबादी शहरों में रहती थी और ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यही वो ट्रेंड है जो हमारे देश के भविष्य को तय कर रहा है। अब इस बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियों और मौकों को देखते हुए सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल शुरू की है। इसका सीधा सा मकसद है ऐसे शहर बनाना जहां लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, एक साफ सुथरा माहौल और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जैसे जैसे भारत और शहरी होता जाएगा, हमारे शहरों का रूप कैसा होगा? आने वाले कल के भारतीय शहर में रहना कैसा अनुभव होगा? हम चाहे किसी शांत से गांव में रहें या फिर किसी हलचल भरे महानगर में, हम सब एक मानव बस्ती का ही तो हिस्सा हैं। पर क्या कभी सोचा है कि हमारी बस्तियां, हमारे मोहल्ले और हमारे शहर आखिर ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वो हैं? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। भारत के गांवों की शांत गलियों से लेकर इसके विशाल मेगा सिटीज के धड़कते दिल तक का ये सफर, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसी बड़े क्यों से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ गांव में घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जबकि कुछ में घर मीलों तक फैले होते हैं? और उन शहरों का क्या राज है जो सदियों से बसे हुए हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बस्तियों की, जो हमारे समाज की एकदम बुनियाद है।
बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मानव बस्ती वो कोई भी जगह है जहां लोग मिलकर अपने घर बनाते हैं। ये समाज का वो कैनवस है जिस पर पूरी कहानी लिखी जाती है। अब चाहे वो मुट्ठी भर घरों का एक छोटा सा गांव हो या फिर लाखों की आबादी वाला एक बहुत बड़ा शहर। और देखिए, शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है गांव यानी ग्रामीण जीवन, जहां जिंदगी की रफ्तार जमीन से जुड़ी है, खेती बाड़ी से जुड़ी है, और दूसरी तरफ है शहर, हलचल से भरे शहरी केंद्र जो इंडस्ट्री, सर्विसेज और लाखों लोगों की ऊर्जा से चलते हैं, जो एक साथ रहते और काम करते हैं। अब चलते हैं ग्रामीण भारत की तरफ और देखते हैं कि वहां का ताना बाना कैसा है। अब देखिए, भारत के गांवों का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। ये मुख्य रूप से 4 अलग-अलग अंदाज में नजर आते हैं, और हर अंदाज को वहां के भूगोल, संस्कृति और जरूरतों ने गढ़ा है। चलिए, हर एक को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले हैं गुच्छित बस्तियां। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, एक मजबूत समुदाय की तरह। ऐसा अक्सर उपजाऊ मैदानों में होता है जहां पानी जैसी चीजें सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, या उन जगहों पर जहां पुराने जमाने में लोग सुरक्षा के लिए एक साथ रहते थे। यहां समुदाय ही सब कुछ है। फिर आती हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि किसी बड़े गांव का एक हिस्सा कुछ सामाजिक कारणों से या बस थोड़ी ज्यादा जगह के लिए मुख्य गांव से हटकर थोड़ी दूरी पर बस जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मुख्य गांव का एक छोटा सैटेलाइट बन गया हो, जुड़ा हुआ भी और फिर भी थोड़ा अलग। आप पल्लीकृत बस्तियों के साथ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, एक ही गांव जो असल में कई छोटे छोटे टोलों या पूर्वों का एक ग्रुप है। हर टोले की अपनी एक अलग जगह है, लेकिन सब मिलके एक ही गांव कहलाते हैं। इन्हें स्थानीय तौर पर पाना, पाड़ा या ढाणी भी कहते हैं। ये अलगाव में एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्तियां, बिखरी हुई बस्तियां। यहां आकर तो लगता है कि दुनिया ही अलग है। दूर दराज की पहाड़ियों पर या घने जंगलों में छिपी हुई अकेली झोपड़ियां या छोटे छोटे खेत। यहां जिंदगी आत्मनिर्भरता और एक अविश्वसनीय एकांत में जी जाती है। तो गांव से निकलकर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शहरों के बनने की इस दिलचस्प यात्रा को देखते हैं। भारत के शहरों के पास सुनाने को हजारों कहानियां हैं। कुछ शहर तो जैसे वाराणसी 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो कभी धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र हुआ करते थे। फिर आया मध्य युग और दिल्ली और आगरा जैसे शहर ताकत के केंद्र बनकर उभरे। ये सल्तनतों के धड़कते दिल थे। और आधुनिक दौर एक नई लहर लेकर आया। मुंबई जैसे बंदरगाह शहर जिन्हें यूरोपीय लोगों ने बनाया, और बाद में चंडीगढ़ जैसे प्लांट शहर जिन्हें एक नए देश को चलाने के लिए डिजाइन किया गया। तो अब बात करते हैं आज के शहरों की और उन्हें आबादी के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2011 तक भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरी इलाकों में रह रही थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये तेजी से बढ़ रहा है, जो पूरे देश के नक्शे को बदल रहा है। तो इस शहरी सीढ़ी का पहला पायदान है प्रथम श्रेणी का नगर। जब किसी कस्बे की आबादी 1 लाख को पार कर जाती है तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग शहर कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बड़ी छलांग है महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी। जब किसी शहर में 10 लाख से 50 लाख के बीच लोग रहने लगते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग ही लीग में पहुंच जाता है। और फिर आते हैं असली दिग्गज। मेगा सिटी का खिताब पाने के लिए एक शहरी केंद्र को 50 लाख से ज्यादा लोगों का घर होना चाहिए। ये हमारे शहरी दुनिया के टाइटन्स हैं। जरा भारत के इन हैवीवेट्स पर नजर तो डालिए। ग्रेटर मुंबई 1.84 करोड़ की हैरान कर देने वाली आबादी के साथ सबसे आगे है, और उसके ठीक पीछे दिल्ली और कोलकाता हैं। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो एक अविश्वसनीय पैमाने पर बसी हुई है। लेकिन सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं होता, है ना? एक शहर की असली पहचान तो उसके मकसद से बनती है। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि आखिर एक शहर का काम क्या होता है। देखिए, हर शहर की अपनी एक अलग शख्सियत होती है। कुछ शहर होते हैं कामकाज के दिमाग, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़, जो प्रशासनिक केंद्र हैं। दूसरे जमशेदपुर जैसे देश की औद्योगिक ताकत हैं। फिर मुंबई जैसे ट्रांसपोर्ट हब हैं, वाराणसी जैसे आध्यात्मिक केंद्र हैं, और शिमला जैसे सुकून देने वाले टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। और हाँ, बड़े शहर तो अक्सर एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। और आखिर में चलिए एक नजर डालते हैं हमारे शहरी भविष्य की ओर। तो हम जा कहाँ रहे हैं?
भविष्य को आकार देने वाले बड़े आइडियाज में से एक है स्मार्ट सिटीज मिशन। ये सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है हमारे शहरों को नए सिरे से सोचना, ताकि वे ज्यादा टिकाऊ, कुशल और सबसे बढ़कर रहने के लिए बेहतरीन जगह बन सकें। ये शहरी जीवन की अगली पीढ़ी का एक ब्लूप्रिंट है। और ये सारी बातें हमें वापस हम सब पर ले आती हैं। जैसे जैसे भारत और ज्यादा शहरी हो रहा है, वो सवाल जो हमने शुरू में उठाया था अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे शहर कैसे दिखते हैं, बल्कि ये है कि हम उनके भीतर कैसा भविष्य बना रहे हैं, हम सभी के लिए। उस कहानी को गढ़ने में हर किसी की क्या भूमिका होगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए आज एक कमाल के सफर पर चलते हैं। ये कहानी है हमारे घरों की, हमारे गांवों की, हमारे शहरों की। आखिर ये वैसे क्यों हैं जैसे आज दिखते हैं? भारत की तंग गलियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक आइए इस पूरी कहानी को खोलकर देखते हैं। कभी सोचा है कि आखिर हमारे घर, गांव और शहर ऐसे क्यों दिखते हैं? मतलब किसी जगह पर इतनी भीड़ क्यों है तो कोई इलाका एकदम शांत क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब ना वो छुपे हैं हमारे इतिहास में, भूगोल में और हमारी संस्कृति में। तो चलिए आज इन्हीं पहेलियों को सुलझाते हैं। तो बात शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बस्ती या सेटलमेंट होती क्या है? देखिए, ये हमारे समाज की वो नींव है, वो पहली ईंट है जहां से हर कहानी की शुरुआत होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो मानव बस्ती मतलब घरों का एक झुंड जहां हम जैसे लोग रहते हैं। अब ये झुंड कितना भी छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब एक अकेली झोपड़ी से लेकर एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर तक, सब कुछ एक बस्ती ही है। तो फिर गांव और शहर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, गांव में आबादी कम होती है, खुली खुली जगह होती है और लोगों का काम धंधा ज्यादातर खेती-बाड़ी या उससे जुड़ी चीजों से चलता है। वहीं दूसरी तरफ है शहर। यहाँ लोग बहुत पास पास रहते हैं, आबादी घनी होती है और इकोनॉमी चलती है फैक्ट्रियों और सर्विसेज से। तो कह सकते हैं कि एक तरफ सुकून है, जमीन से जुड़ाव है, तो दूसरी तरफ भागदौड़ और रफ्तार। चलिए अब जरा भारत की गांवों में और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खेत खलियान की बात नहीं है। इनके बसने के तरीके में, इनकी बनावट में एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न छुपा हुआ है। मोटे तौर पर देखें तो भारत में गांव की बसावट के 4 मेन टाइप मिलते हैं। पहला है गुच्छित मतलब क्लस्टर्ड, जहां घर बिल्कुल सटे सटे होते हैं। फिर आता है अर्धगुच्छित यानी सेमी क्लस्टर्ड, जहां घर थोड़े फैल जाते हैं। तीसरा है पल्लीकृत या हेमलेटेड, जिसमें गांव छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। और चौथा है परिक्षिप्त यानी डिस्पर्स्ड, जिसमें घर एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुच्छित बस्तियों की। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सारे घर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, गलियां भी संकरी हैं। इस तरह के गांव ज्यादातर उपजाऊ मैदानी इलाकों या उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेंगे। वजह थी सुरक्षा या फिर पानी जैसे जरूरी संसाधन, जिसके लिए लोगों का एक साथ रहना फायदेमंद था। अब आते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों पर। ये कैसे बनती हैं? असल में ये तब बनती हैं जब एक बड़े गांव का कोई एक हिस्सा, हो सकता है कोई खास समुदाय, थोड़ी दूरी पर जाकर अपना अलग टोला बसा लेता है। ऐसा गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल जाएगा। पल्लीकृत बस्तियां, ये तो और भी मजेदार है। इसमें होता क्या है कि पूरा गांव फिजिकली कई अलग अलग टुकड़ों में बटा होता है, जिन्हें हम टोले कह सकते हैं, लेकिन इन सब का नाम एक ही होता है। अलग अलग जगहों पर इन्हें पन्ना, पाड़ा या ढाणी जैसे नामों से भी जाना जाता है। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्त बस्तियां, यानी एकदम बिखरे हुए घर। बस कल्पना करके देखिए, दूर दराज के जंगल या पहाड़ी ढलाने और वहां एक एक घर अकेला खड़ा है, अगला पड़ोसी शायद मीलों दूर है। इस तरह का नज़ारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसी जगहों पर खास तौर पर मिलेगा। तो ये तो हुई गांवों की बात। अब गांव से निकलकर रुख करते हैं शहरों की तरफ। भारत के शहरों का भी अपना एक बहुत लंबा और बड़ा ही शानदार इतिहास है। अगर हम भारत के शहरों के विकास को देखें तो इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले थे हमारे प्राचीन नगर, जैसे वाराणसी या पाटलिपुत्र, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और धर्म और संस्कृति के गढ़ हुआ करते थे। फिर आया मध्यकालीन दौर, जब दिल्ली, आगरा, लखनऊ जैसे शहर सल्तनतों और साम्राज्यों की राजधानियों के तौर पर चमके।
और फिर आया आधुनिक दौर, जब यूरोपीय ताकतों ने मुंबई, चेन्नई जैसे पोर्ट सिटीज और जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल या चंडीगढ़ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव शहर बसाए। चलिए अब देखते हैं कि आज के ज़माने में शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया जाता है। और हाँ, तैयार रहिएगा क्योंकि अब जो नंबर आने वाले हैं वो काफ़ी बड़े हैं। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की लगभग 31% आबादी शहरों में रहती थी और यकीन मानिए ये नंबर तब से बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहर लगातार बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। तो इस शहरी सीढ़ी का पहला पायदान है क्लास 1 टाउन या प्रथम वर्ग का नगर। सिंपल है, कोई भी शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा हो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। इससे एक कदम और ऊपर बढ़े तो आते हैं महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ आबादी 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है। कह सकते हैं कि यहाँ से असली शहरीकरण का बड़ा स्केल दिखना शुरू होता है। और फिर टॉप पर आते हैं मेगा सिटीज। ये वो शहर हैं जहाँ 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब ये धरती पर इंसानों की सबसे बड़ी और सबसे घनी बसावटों में से एक है। अब जरा भारत के मेगा सिटीज का स्केल देखिए। ग्रेटर मुंबई 1,84,00,000 लोग, उसके बाद दिल्ली और कोलकाता जहां भी 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ये शहर सच में हमारे देश की इकोनॉमी और कल्चर की धड़कन है। लेकिन सुनिए, शहर सिर्फ आबादी के नंबर नहीं होते हैं ना। हर शहर का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक खास काम होता है, एक पहचान होती है। तो चलिए अब इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे चंडीगढ़, दिल्ली ये एडमिनिस्ट्रेटिव शहर हैं, यहाँ से शासन चलता है। जमशेदपुर, भिलाई जैसे शहर इंडस्ट्रियल हब हैं। मुंबई, कोलकाता जैसे शहर ट्रांसपोर्ट के बड़े सेंटर हैं। तो वहीं वाराणसी, हरिद्वार धर्म और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और शिमला और नैनीताल जैसे शहर वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर शहर का अपना एक अलग मजा, एक अलग काम। तो अब आखिर में एक नज़र डालते हैं भविष्य पर। भारत के शहरों का फ्यूचर कैसा होने वाला है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान्स बन रहे हैं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस आगे बढ़ रही है। इसी भविष्य को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया है और इसका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी से भरे शहर बनाना नहीं है। असल गोल है बेहतर शहर बनाना। ऐसे शहर जहां कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साफ सुथरा माहौल हो और कुल मिलाकर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। तो चलिए इस बातचीत को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे शहर लगातार बढ़ रहे हैं, हम सब मिलकर एक बेहतर, एक सस्टेनेबल भविष्य कैसे बना सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हम सबके सोचने के लिए है। कभी सोचा है किसी मोहल्ले की बनावट या किसी गांव की गलियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डालती हैं? आज हम भारत में मानव बस्तियों की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। एक छोटे से गांव से लेकर एक बड़े से मेगा सिटी तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये घरों का कोई भी झुंड है, चाहे वो एक छोटा सा टोला हो या फिर एक बहुत बड़ा शहर जहां इंसान रहते हैं। है ना, बिल्कुल सिंपल। पर यही सिंपल सा आइडिया हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस है। और यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है, गांव और शहर के बीच का। देखिए, गांव वो जगहें हैं जहां ज्यादातर लोगों का काम धंधा सीधे जमीन से जुड़ा होता है, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन। वहीं दूसरी तरफ शहर वो सेंटर्स हैं जहां चीजें बनती हैं, यानी इंडस्ट्री, और सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे बैंक, दुकानें या आईटी कंपनियां। असल में काम का यही फर्क इन दो दुनियाओं को एक दूसरे से अलग करता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ग्रामीण भारत के दिल में। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर गांव एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असल में उनकी बसावट में, उनके स्ट्रक्चर में जबरदस्त डाइवर्सिटी है। देखा जाए तो भारत में गांव के बसने के 4 मेन पैटर्न हैं, और ये पैटर्न कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे वहाँ की ज़मीन कैसी है, पहाड़ी है या मैदानी, वहाँ का कल्चर कैसा है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, पानी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ और कैसे मिलते हैं। तो ये हैं वो 4 टाइप। पहला गुच्छित यानी क्लस्टर्ड या एक साथ जुड़े हुए। दूसरा अर्धगुच्छित यानी सेमी क्लस्टर्ड। तीसरा पल्लीकृत, जिसे हैमलेटेड भी कहते हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ। और चौथा परिक्षिप्त यानी एकदम बिखरा हुआ या डिस्पर्स्ड। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं गुच्छित बस्तियों की। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इतने पास कि एक घर की खिड़की से दूसरे घर में आराम से बात हो जाए। ऐसा अक्सर उपजाऊ मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, जहां खेत गांव के चारों ओर फैले होते हैं। कभी कभी सुरक्षा के लिहाज से भी लोग ऐसे साथ रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों पर। इनकी कहानी ना बड़ी मजेदार है। सोचिए, एक बड़ा घना बसा हुआ गांव है और किसी वजह से, हो सकता है कोई सामाजिक कारण हो या बस अपनी मर्जी से, कुछ लोग मुख्य गांव से जरा हटकर थोड़ी दूरी पर अपना घर बना लेते हैं। तो ये एक तरह से मेन गांव का ही एक छोटा सैटेलाइट हिस्सा बन जाता है। तीसरे नंबर पर हैं पल्लीकृत बस्तियां। यहां क्या होता है कि एक ही गांव फिजिकली कई छोटे छोटे टोलों या मोहल्लों में बटा होता है। ये टोले एक दूसरे से अलग थलग होते हैं, पर गांव का नाम एक ही रहता है। अक्सर ऐसा सामाजिक या जातीय बंटवारे की वजह से होता है, जहां अलग अलग कम्युनिटी अपने अपने टोलों में रहती है और इनके लोकल नाम भी होते हैं, जैसे पन्ना, पाड़ा या पाली। और आखिर में परिक्षेपित यानी बिखरी हुई बस्तियां। ये ग्रामीण भारत का सबसे अकेला, सबसे आइसोलेटेड रूप है। सोचकर देखिए, पहाड़ों की ढलानों पर बने कुछ घर जो एक दूसरे से मीलों दूर हैं, या फिर घने जंगलों के बीच सिर्फ एक अकेली झोपड़ी। यहां तो बस कुदरत ही सबसे करीबी पड़ोसी होती है। तो ये तो हुई ग्रामीण भारत की कहानी, लेकिन सदियों से एक और कहानी है जो इसके साथ साथ चलती रही है, और वो है हमारे शहरों के बनने की कहानी। तो चलिए अब गांवों से निकलकर शहरों के इस शानदार डेवलपमेंट के सफर पर चलते हैं। अगर भारत के शहर बोल पाते ना, तो वो हमें 3 अलग अलग दौर की कहानियां सुनाते। एक प्राचीन काल की, जो रहस्यों से भरी है। दूसरी मध्यकाल की शाही दास्तां, और तीसरी मॉडर्न युग की ये भागती दौड़ती कहानी। हर दौर ने हमारे शहरों पर अपनी एक अलग, एक गहरी छाप छोड़ी है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, करीब 2000 साल से भी ज्यादा। तब वाराणसी और पटना जैसे शहर धर्म, ज्ञान और कल्चर के एक तरह से लाइट हाउस बनकर उभरे थे। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी इतनी सदियों के बाद उनमें वही वाइब, वही जिंदा दिली महसूस होती है। फिर आया राजा महाराजाओं और सल्तनतों का दौर, मध्यकाल। इस दौर में दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहर पावर के सेंटर बने। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े किलों के पीछे बसी हुई राजधानियां थीं, जहां से पूरे साम्राज्य पर हुकूमत चलती थी। और फिर आया मॉडर्न युग, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने ट्रेड के लिए मुंबई जैसे पोर्ट सिटीज बनाए। फिर इंडस्ट्री की लहर आई और जमशेदपुर जैसे शहर फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द बस गए। और आज़ादी के बाद तो चंडीगढ़ जैसे पूरी तरह से प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव शहर भी बनाए गए। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। अब देखते हैं कि आज के टाइम में हम भारत के इन बड़े और कॉम्प्लेक्स शहरों को कैसे समझते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आज के शहरों को नापने का सबसे सीधा तरीका क्या है? बिल्कुल, उनकी पॉपुलेशन। जब किसी शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं नगर या सिटी। जब यही आबादी 10 लाख पार कर जाती है तो वो बन जाता है महानगर यानी मेट्रोपोलिस। और जब ये आंकड़ा 50 लाख के भी पार चला जाता है, तब हम बात कर रहे होते हैं एक मेगा नगर या मेगा सिटी की। इस स्केल का अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 1,84,00,000। ये सिर्फ ग्रेटर मुंबई की आबादी है, सिर्फ एक शहर और उसके आसपास के इलाके की। इससे पता चलता है कि हमारे मेगा सिटीज कितने विशाल हो चुके हैं। भारत में ऐसे टोटल 6 मेगा सिटीज हैं। मुंबई तो है ही, इस स्पेशल क्लब में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल हैं। और ये सिर्फ भीड़-भाड़ वाली जगह नहीं है, ये हमारे देश की इकोनॉमी, इनोवेशन और कल्चर के धड़कते हुए दिल हैं। पॉपुलेशन के अलावा शहरों को उनके काम या कहें तो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। जैसे दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव शहर है, जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल हब है, वाराणसी एक धार्मिक केंद्र है और शिमला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, ये बात भी जरूरी है कि आज के बड़े शहर मल्टीटास्कर होते हैं। वो एक ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और कल्चर कई रोल निभाते हैं। तो ठीक है, हमने पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया, पर फ्यूचर का क्या? भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की करीब 1/3 आबादी शहरों में रहती थी और ये नंबर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है।
इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे शहरों पर प्रेशर बढ़ रहा है और हमें फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग की सख्त जरूरत है। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल की गई। इसका मकसद बहुत सिंपल है, ऐसे शहर बनाना जो रहने के लिए बेहतर हो, मतलब अच्छी सड़कें, साफ सुथरा माहौल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदगी को आसान बनाना। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि ये मिशन सिर्फ कुछ शहरों को चमकाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है ऐसे मॉडल शहर तैयार करना जो देश के बाकी शहरों को रास्ता दिखाएं कि कैसे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव तरीके से, यानी सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो चलिए इस सफर को यहाँ एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस रफ्तार से भारत शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में हमारे गांव और शहर कैसे दिखेंगे? क्या ये दो अलग अलग दुनिया बने रहेंगे या फिर धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे गांव, हमारे कस्बे और हमारे शहर आखिर वैसे क्यों बने हैं जैसे वो आज हैं? आज हम मानव बस्तियों की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक छोटे से गांव से लेकर एक विशालकाय मेगा सिटी तक का सफर। भारत के उदाहरणों से समझेंगे कि हम इंसान एक साथ कैसे और क्यों बसते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हमारे घर, हमारे गांव, हमारे शहर आखिर ये ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? कौन सी वो ताकतें हैं जो इनके पूरे स्ट्रक्चर को, इनके ढांचे को तय करती हैं? चलिए पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम बुनियादी बातों से। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये बस्ती या जिसे हम सेटलमेंट कहते हैं आखिर होता क्या है और मोटे तौर पर ये कितने तरह के हो सकते हैं। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझे ना, तो मानव बस्ती का मतलब बस इतना है, घरों का एक झुंड जहां इंसान रहते हैं। अब इसका साइज कुछ भी हो सकता है, एक अकेली झोपड़ी से लेकर अब सोचिए गगनचुंबी इमारतों के जंगल तक। अच्छा, इन बस्तियों को समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखना। एक तरफ तो है हमारे गांव, जहां आबादी उतनी घनी नहीं होती और लोगों का जो काम धंधा है वो सीधे सीधे जमीन से जुड़ा होता है, मतलब खेतीबाड़ी, पशुपालन, ये सब। और फिर दूसरी तरफ है शहर, जहां बहुत ज्यादा लोग बहुत कम जगह में रहते हैं और यहाँ की इकोनॉमी चलती है मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रियों से और सर्विसेज से। तो चलिए अब चलते हैं भारत के ग्रामीण इलाकों की सैर पर। और यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि बस्तियों के कितने अलग अलग पैटर्न, कितने अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि हर गांव एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो भारत के गांवों को हम मोटे तौर पर 4 तरह के डिजाइन में देख सकते हैं। पहला है गुच्छित, मतलब क्लस्टर्ड, जहां घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। फिर आता है अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड, जहां कुछ घर मुख्य गांव से थोड़ा अलग थलग होते हैं। तीसरा है पल्लीकृत, जिसे हैमलेटेड भी कहते हैं, जो कई छोटे छोटे टोलों में बटा होता है। और चौथा है परिक्षेप्त यानी डिस्पर्स्ड, जहां घर दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुच्छित बस्तियों की। ये वो कॉम्पैक्ट गांव है जहां घर एकदम पास पास सटे सटे बने होते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये अक्सर उन उपजाऊ मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है जहां जमीन बहुत कीमती होती है, या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां सुरक्षा का पहलू अहम हो जाता है या पानी जैसे जरूरी संसाधनों को आपस में बांटना होता है, तो लोग एक साथ पास पास रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों पर। ये कैसे बनती हैं? सोचिए, एक बड़ा गांव है और वो किसी वजह से थोड़ा टूट जाता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि गांव का कोई एक खास समुदाय या कोई वर्ग मुख्य बस्ती से थोड़ी दूरी पर जाकर अपना अलग टोला बना लेता है। ये पैटर्न खास तौर पर गुजरात के मैदानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिखता है, और ये वहाँ के सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने की कहानी भी कहता है। इसके बाद है पल्लीकृत बस्तियां, और ये बहुत ही खास होती हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा गांव फिजिकली कई छोटी छोटी बस्तियों या कह लें टोलों में बटा होता है। तो ये टोले देखने में तो एक दूसरे से अलग थलग लगते हैं, लेकिन कहलाते एक ही गांव का हिस्सा है। और इनके स्थानीय नाम भी बड़े मजेदार होते हैं, जैसे कहीं पान्ना, कहीं पाड़ा, तो कहीं ढाणी। और आखिर में आती हैं परिक्षिप्त यानी बिखरी हुई बस्तियां। यहाँ तो एक तरह से कोई गांव होता ही नहीं है। बस कल्पना कीजिए, दूर दराज के जंगल या छोटी छोटी पहाड़ियों पर यहाँ वहाँ एक एक दो दो घर बसे हुए हैं। ये जो अकेले दुकेले घर हैं, ये ज्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के पहाड़ी इलाकों की पहचान है।
सीधी सी बात है, यहाँ का भूगोल, यहाँ की जमीन ही ऐसी है कि लोग दूर दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो हुई गांव की बात। अब गांव से निकलकर चलिए शहरों का रुख करते हैं। भारत में शहरों की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई और वक्त के साथ साथ इनमें क्या बदलाव आए? देखिए, भारतीय शहरों का जो विकास है उसे हम 3 बड़े दौर में देख सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, 2000 साल से भी पुराने शहर। ये शहर धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र के तौर पर उभरे, जैसे कि वाराणसी या पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। फिर आया मध्यकाल। इस दौर में दिल्ली, आगरा और लखनऊ जैसी राजधानियां बनी, जो उस वक्त की सल्तनतों और साम्राज्यों के पावर सेंटर्स हुआ करते थे। और फिर आया आधुनिक दौर। इस दौर में यूरोपियंस ने, खासकर अंग्रेजों ने, मुंबई और चेन्नई जैसे पोर्ट सिटीज यानी बंदरगाहों को विकसित किया। और फिर आज़ादी के बाद हमने जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल शहर और चंडीगढ़ जैसे प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटिव शहर बनाए। तो आज के दौर में शहरों को सिर्फ उनके इतिहास से ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनकी आबादी कितनी है, उनका आकार कितना बड़ा है, इससे भी उनकी पहचान होती है। एक तरह की हायरार्की है, एक पूरा क्रम है। चलिए इसी शहरी हायरार्की को समझते हैं। इस शहरीकरण का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही भारत की करीब 31.16% आबादी शहरों में रह रही थी, और सोचिए तब से अब तक ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ी होगी। तो इस शहरी हायरार्की में पहली जो अहम सीढ़ी है वो है क्लास 1 टाउन। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा हो। इससे एक कदम ऊपर आते हैं महानगर, जिन्हें हम मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं। यहाँ की आबादी 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच होती है। ये असल में देश के वो बड़े और हलचल से भरे इकोनॉमिक हब्स हैं जहाँ बहुत कुछ होता है। और फिर हम पहुंचते हैं इस हायरार्की के बिल्कुल शिखर पर, वो है मेगा सिटी। जैसे ही कोई शहर 50 लाख की आबादी का जादुई आंकड़ा पार करता है, वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल शहरी केंद्रों की लीग में शामिल हो जाता है। अब अगर भारत की सबसे बड़ी मेगा सिटीज पर एक नजर डालें तो इनके आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है ग्रेटर मुंबई, जिसकी आबादी 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा है, और इसके ठीक पीछे हैं दिल्ली और कोलकाता, जहां की आबादी भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन रुकिए, शहरों की पहचान सिर्फ उनकी आबादी से ही नहीं होती, बल्कि हर शहर का अपना एक काम होता है, एक खास फंक्शन होता है, एक मकसद होता है। तो सवाल यह है कि एक शहर आखिर करता क्या है? देखिए, शहरों को उनके काम के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। हर शहर की अपनी एक खास पहचान होती है। जैसे कि कुछ शहर एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जहां से शासन प्रशासन चलता है, उदाहरण के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, पटना। फिर कुछ इंडस्ट्रियल शहर हैं जो देश के औद्योगिक पावर हाउस हैं, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर। कुछ शहर ट्रांसपोर्ट हब होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, कोची, जहां से सामान और लोग आते जाते हैं। कुछ शहर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या। और हाँ, कुछ शहर टूरिस्ट शहर भी होते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल या ऊटी। तो अब आखिर में चलिए एक नज़र डालते हैं भारत के शहरी भविष्य पर। ये जो अर्बनाइजेशन इतनी तेज रफ्तार से हो रहा है, इसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? इसी दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ऐसे शहर बनाना जो अपने नागरिकों को एक शानदार बुनियादी ढांचा दे सकें, एक साफ सुथरा और टिकाऊ सस्टेनेबल माहौल दे सकें, और सबसे ज़रूरी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। तो गांव से लेकर मेगा सिटी तक की ये पूरी कहानी, ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारे शहर लगातार बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, हम सभी के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा टिकाऊ, एक सस्टेनेबल भविष्य कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।